अच्छा, दिस इज अक्टूबर नवंबर 2023 पेपर 1 वेरिएंट 2। क्वेश्चन 1 में ही सेइंग अ सॉलिड सब्सटेंस इज प्लेस्ड इन अ फ्लास्क। The flask is gently heated and the temperature of the substance is recorded at regular time intervals. The diagram shows a graph of temperature against time for this experiment. At which point does the flask contains both a solid and a liquid? अच्छा जी, आंसर बताते जाओ ताकि हम जल्दी जल्दी फिर इस तरह से देखेंगे। बताते जाओगे आप तो ज्यादा अच्छा मजा आएगा। अब ये हमारे पास जो कर्व बना हुआ है, दिस इज द हीटिंग कर्व। हीटिंग कर्व आप बहुत इजी है। हीटिंग कर्व, कूलिंग कर्व बचपन से पढ़ते आए हो। आपको पता है जब फ्लैट लाइन आता है, जब देयर इज नो चेंज इन टेम्परेचर, तो इट मीन चेंज ऑफ स्टेट हो रहा है। तो पहले ऑब्वियसली मेल्टिंग होगी और फिर बॉइलिंग होगी। तो बी टू सी जो है वो मेल्टिंग शो कर रहा है, और डी ऑनवर्ड जो है वो बॉइलिंग शो कर रहा होगा। तो इसमें कह रहा है एट विच पॉइंट डज द फ्लास्क कंटेन बोथ सॉलिड एंड अ लिक्विड। तो पॉइंट बी जो है वो बेसिकली आपका, अगर आप इसको थोड़ा सा और से देखो तो वो आगे है थोड़ा। मतलब यहाँ पे मेल्टिंग स्टार्ट हुई है और सी से पहले यहाँ तक मेल्टिंग जो है वो चलती रहेगी। बट ड्यूरिंग मेल्टिंग देयर विल बी सॉलिड एज वेल एज लिक्विड इन दिस मिक्सचर। सॉलिड से वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है ना। तो ये जो फर्स्ट पॉइंट मैंने बनाया है, इस पे सारा का सारा सब्सटेंस सॉलिड होगा, और जो सेकंड मैंने एरो बनाया है, इस पे सारा का सारा सब्सटेंस लिक्विड होगा। In between these 2 points, some substance will be in the solid state and some substance will be in the liquid state. ठीक है। तो कुछ सॉलिड होगा, कुछ लिक्विड होगा। तो पॉइंट बी जो है वो इन बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स है। तो यहाँ पे लिक्विड भी मिलेगा आपको, सॉलिड भी मिलेगा। तो बी इज द आंसर। आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहे हैं क्रिस्टल ऑफ सॉलिड सोडियम क्लोराइड इज ड्रॉप्ड इनटू अ बीकर ऑफ वाटर एंड द क्रिस्टल डिसॉल्व। अब सोडियम क्लोराइड इज अ सॉल्युबल सॉल्ट, so obviously it will dissolve into water. There are 4 stages in this process. The water molecules collide with the ions in the crystal lattice. बेसिकली ये हमारे पास वो वाला सिस्टम है, जब आप किसी सॉल्ट को पानी में डालते हो तो वो डिसॉल्व करता है। और उसके डिसॉल्व करने का रीजन क्या होता है कि हमारे पास जो कैटाइन या एनाइन है, दे विल स्टार्ट मूविंग रैंडमली इन ऑल डायरेक्शन इनटू द वाटर। ठीक है। तो इसमें बेसिकली सबसे पहले क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल्स कोलाइड विद द आयंस इन द क्रिस्टल लैटिस। हाँ, वाटर के मॉलिक्यूल्स दे आर आल्सो इन कंटीन्यूअस रैंडम मोशन, दे विल कोलाइड विद ईच अदर एंड विद द आयंस ऑफ सोडियम क्लोराइड। तो ये बात बिल्कुल सही है। वाटर मॉलिक्यूल विल कोलाइड विद द आयंस इन द क्रिस्टल्स बिकॉज दे आर इन रैंडम मोशन। लिक्विड है ना, मतलब लिक्विड में भी तो मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे होते हैं, दे आर मूविंग अबाउट ईच अदर। द आयनिक बॉन्ड्स इन द क्रिस्टल्स ब्रेक ऑब्वियसली। जब अगर कोई चीज डिसॉल्व हो रही है तो सोडियम आयन और क्लोराइड आयन एक दूसरे से सेपरेट होंगे, तभी तो वो डिसॉल्व हुए हैं ना। तो ये भी बिल्कुल सही है ये वाली बात। थ्री में कह रहा है द आयंस मूव रैंडमली इन ऑल डायरेक्शंस अंटिल दे आर इवनली स्प्रेड आउट थ्रू आउट द सॉल्यूशन। इवनली स्प्रेड का क्या मतलब है कि ही इज टॉकिंग अबाउट डिफ्यूजन। यही होता है ना, डिफ्यूजन स्टॉप कब होती है, जब कंसंट्रेशन सब जगह पे इक्वल हो जाता है। और कंसंट्रेशन इक्वल कब होगा आयंस का, जब व्हेन दे आर इक्वली स्प्रेड आउट थ्रू आउट द सॉल्यूशन। तो ये डिफ्यूजन की बात कर रहा है बेसिकली ऑप्शन 3 में, पॉइंट 3 में। स्टेटमेंट 4 में कह रहा है दी आयंस कंटिन्यू टू मूव रैंडमली इन ऑल डायरेक्शंस बट रिमेन इवनली स्प्रेड थ्रू आउट द सॉल्यूशन। ठीक है। अच्छा, आयंस विल मूव रैंडमली इन ऑल डायरेक्शन, ये बात भी सही है। बट रिमेन इवनली स्प्रेड थ्रू आउट द सॉल्यूशन। वंस डिसॉल्विंग कंप्लीट हो गई है तो हमेशा आयन जो है वो इक्वली स्प्रेड आउट रहेंगे। जब इसका मतलब समझ रहे हो कि जब पानी में आपने नमक को डाला है तो नमक कड़वा है, तो अगर आप कहीं से भी एक स्पून ऑफ वाटर सोल्यूशन निकालोगे उसमें से तो इक्वल टेस्ट मिलेगा ना। तो इसका क्या मतलब है, आयन दे हैव रैंडमली स्प्रेड आउट थ्रू आउट द सोल्यूशन और वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं। तो बात तो ये भी सही है। एट विच स्टेज इज डिफ्यूजन अकरिंग। स्टेटमेंट बेटा सारी सही है, लेकिन वो एंड में ये पूछ रहा है कि डिफ्यूजन कौन से स्टेट में बात कर रहा है। तो डिफ्यूजन क्या होता है, जब पार्टिकल्स रैंडमली मूव करें इन ऑल डायरेक्शंस और वो इक्वली स्प्रेड आउट हो जाए। तो ये जो ऑप्शन या स्टेटमेंट 3 है, ये डिफ्यूजन को एक्सप्लेन कर रही है।
बाकी जितनी भी स्टेटमेंट्स हैं वो लिखी हुई तो सही है, टेक्निकली तो वो सारी की सारी सही है, लेकिन डिफ्यूजन को एक्सप्लेन जो है वो स्टेटमेंट 3 कर रहा है। ठीक है, स्टेटमेंट 4 जो है वो आफ्टर डिफ्यूजन है। ठीक है, डिफ्यूजन के प्रोसेस को स्टेट एक्सप्लेन स्टेटमेंट 3 कर रहा है। गॉट इट। चलो, इसके साथ बेटा फिजिकल क्लासेस अगर नीड है तो रखवा लो, बट अगर नीड नहीं है तो फिर अगर क्वेरीज हैं आपको ऑनलाइन नहीं समझ आ रहा है तो फिर फिजिकल के लिए बता देना, टाइम आ जाएंगे। आगे बढ़े। W is ethene, X is air, and Y is iodine, and Z is brass. Which row is correct? बड़े टाइम बाद इस तरह के क्वेश्चन दिखे हैं। इथीन जो है उसका फॉर्मूला है C2H4। तो इसमें दो डिफरेंट तरह के एलिमेंट्स आपस में कंबाइन हुए हैं। ठीक है, और जब डिफरेंट एलिमेंट्स आपस में कंबाइन होते हैं तो ऐसी चीज को हम क्या कहते हैं? कंपाउंड। राइट। तो इथीन जो है वो कंपाउंड है। एयर इज द मिक्सचर ऑफ गैसेस, क्योंकि इसमें डिफरेंट तरह की गैसेस होती है, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, सॉरी नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। वाई, इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही तरह का एलिमेंट है, आयोडीन में I2, दोनों आयोडीन ही है ना, तो ये आ जाएगा एलिमेंट। जेड इज अ ब्रास। ब्रास की डेफिनेशन ही कहाँ से स्टार्ट होती है? इट इज अ मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू मेटल्स और अ मेटल विद अ नॉन मेटल। तो जेड जो है वो मिक्सचर है। ठीक है, एयर मिक्सचर है, एक्स मिक्सचर है, जेड मिक्सचर है, एक्स एंड जेड आर मिक्सचर्स। डब्ल्यू जो है वो कंपाउंड है, इथीन, और वाई जो है वो एलिमेंट है, तो डी हो जाएगा इसका आंसर। क्लियर है भाई, आगे बढ़े। क्वेश्चन 4 बहुत ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है, क्वेश्चन 4 भी, क्वेश्चन 5 भी। ये ऐसा क्यों लग रहा है मैंने गलत कोई पेपर? नहीं, केमिस्ट्री है भाई। बहुत ही आसान क्वेश्चन आए थे, चलो होपफुली आगे मुश्किल हो जाए। बिल्कुल, स्टील भी मिक्सचर है। 4 का आंसर बताओ। वही स्टेटमेंट अबाउट द आइसोटोप्स ऑफ ब्रोमीन इज करेक्ट। आइसोटोप्स की जो डेफिनेशन होती है, एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट विद सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, डेफिनेशन है। और आइसोटोप्स में दो दो एलिमेंट्स के जो दो आइसोटोप्स होते हैं उनकी सेम केमिकल प्रॉपर्टीज होती है बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है। देखो, आइसोटोप, हमें पता है सारे आइसोटोप्स मतलब एक ही एलिमेंट के जितने भी आइसोटोप्स हैं उनके पास सेम प्रोटॉन्स होंगे और सेम इलेक्ट्रॉन्स होंगे, क्योंकि आइसोटोप्स हमेशा एटम्स होते हैं, और डिफरेंट न्यूट्रॉन्स होंगे। अगर हम बात करते हैं इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज की, तो आइसोटोप्स की सेम केमिकल प्रॉपर्टीज या केमिकल रिएक्शंस होते हैं लेकिन डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। और फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट इसलिए होती हैं क्योंकि मास डिफरेंट होते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड करती है मास पे, और केमिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड करती है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे, क्योंकि आइसोटोप्स के एक ही एलिमेंट के आइसोटोप्स के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल होते हैं तो उनके केमिकल रिएक्शन या केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती है। मास नंबर डिफरेंट होता है ड्यू टू डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, इसलिए इनकी डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है। दे आर दी एटम्स विद द सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड द सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। ए क्यों गलत है? सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो सही है बट डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स नहीं हो सकता। बी इसलिए गलत है, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स नहीं हो सकता, डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होता है। डी इसलिए गलत है क्योंकि सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज कह रहा है, फिजिकल प्रॉपर्टीज ही तो डिफरेंट होती है क्योंकि डिफरेंट मास नंबर होता है इनका। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि आयनिक लैटिस और सोडियम क्लोराइड बता दो कौन सा करेक्ट है।
तो इसमें हमें पता है, ये तो बड़ा रिपीटेड क्वेश्चन है, कैटाइन और एनाइन एक दूसरे को फेस टू फेस होना चाहिए। एनाइन एनाइन या नेगेटिव नेगेटिव या पॉजिटिव पॉजिटिव आमने सामने नहीं होना चाहिए। जैसे बी में अगर आप देखो तो कैटाइन कैटाइन एक दूसरे के आमने सामने है, तो ये गलत है। डी में भी डी में तो सोडियम पे चार्ज ही गलत बनाया हुआ है, कैटाइन है ना, पॉजिटिव होना चाहिए। सी में सोडियम, अगेन सी में चार्जेस गलत बनाए हुए हैं बेटा, सी में, तो सी तो ऐसे ही हटा दो। ए सही है, कैटाइन और एनाइन एक दूसरे के आमने सामने। अच्छा, ये एग्जैक्टली रिपीट नहीं हुआ हुआ क्वेश्चन, जो पहले आया हुआ है ना, उसमें सोडियम पे चार्ज गलत नहीं बनाया हुआ है इन्होंने, इसमें चार्ज गलत बना दिया है। ठीक है, इसलिए ये इसका आंसर ए है। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 6। व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड is added to aqueous lead 2 nitrate at white precipitate is formed. lead 2 nitrate है PbNO3 2, इसमें हमने HCl डाला है। अब lead 2 nitrate aqueous होता है, HCl भी aqueous होता है। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होगा, हमारे पास जो सॉल्ट बनेगा PbCl2 और साथ में नाइट्रिक एसिड। PbCl2 is an insoluble salt because all chlorides are soluble except for lead 2 chloride and silver chloride। तो lead 2 chloride का पीपीटी बनेगा जो कि सॉलिड होगा, नाइट्रिक एसिड का एक्वस होगा। ठीक है जी। अच्छा, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन की आयनिक इक्वेशन बनाने का हमने एक शॉर्टकट पढ़ा हुआ है। अगर कोई प्रेसिपिटेशन रिएक्शन हो रहा है तो आपको इसकी आयनिक इक्वेशन कंप्लीट मेथड से बनाने की जरूरत नहीं है। आपने राइट हैंड साइड पे जो इनसॉल्युबल सॉल्ट है उसका फॉर्मूला लिखो, लेफ्ट हैंड साइड पे इस सॉल्ट के अंदर जो भी आयन है लेफ्ट हैंड साइड पे वो आयन्स लिखो, Pb2 पॉजिटिव आयन एंड क्लोराइड आयन, और इनके स्टेट सिंबल लिख दो। आयंस के स्टेट सिंबल हमेशा एक्वस होते हैं, और इन आयंस को बैलेंस कर दो। PbCl2 फॉर्मूला है ना, तो 2 मोल ऑफ क्लोराइड आयन हो जाएगा, 1 मोल ऑफ लेड आयन हो जाएगा। ठीक है, तो आयनिक इक्वेशन फॉर द प्रेसिपिटेशन रिएक्शन इज द सिंपलेस्ट। आपको बनाने की भी जरूरत नहीं है, आपको पता है कि PbCl2 बनेगा इसमें लेड और क्लोराइड का डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है। और आयनिक इक्वेशन फॉर एन इनसॉल्युबल सॉल्ट कैसे बनाओगे, लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड पे जो कंपाउंड है उसके आयंस लेफ्ट पे लिख दो बस। ठीक है जी, आगे बढ़े। ये कौन कह रहा है इसका आंसर? 6 का आंसर तुम लोगों ने नहीं बताया, मुझे भूल गया आयनिक इक्वेशन कैसे बनती है। आगे बढ़े। इस्तेसान नवंबर 23 है, वेरिएंट 2। क्वेश्चन 7 कह रहा है विच रो शो द पेयर ऑफ मॉलिक्यूल्स वेयर एमआर ऑफ अ कंपाउंड एक्स इज एग्जैक्टली हाफ दैट ऑफ अ कंपाउंड बाय। यार ये तो खुद कर लो, ये किस तरह का क्वेश्चन है, कर लोगे इसको, छोड़ दें। यहाँ तो साफ पता चल रहा है एक्स का हायर है, वाई का लोअर है। वो कह रहा है कि मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ कंपाउंड एक्स इज एग्जैक्टली हाफ दैट ऑफ कंपाउंड बाय। मतलब जो एक्स की वैल्यू आ रही है उस पर डिवाइड बाय 2 करो तो वो एमआर कंपाउंड बाय का बनना चाहिए। तो डी दिख रहा है ये, बाकी में तो लेफ्ट हैंड साइड पे सारे बड़े हैं, कर लेना इसको खुद ही। क्वेश्चन नंबर 6 में बेटा आयनिक इक्वेशन बनानी थी हाइड्रोक्लोरिक एसिड और लेड टू नाइट्रेट की। आयनिक इक्वेशन में चलो थोड़ा सा आप लोगों को रिकॉल करवा देता हूँ। देखो आयनिक इक्वेशन, ये जो रिएक्शन था ना, लेड टू नाइट्रेट एक सॉल्युबल सॉल्ट है, इसका फॉर्मूला है PbNO3, इसमें डाला है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब एसिड सारे एक्वस होते हैं, तो इसमें प्रेसिपिटेशन होगी, प्रेसिपिटेशन होगी तो आपके पास प्रोडक्ट में बनेगा PbCl2 जो कि एक इंसॉल्युबल सॉल्ट है, और साथ में नाइट्रिक एसिड, राइट। क्योंकि अगर लेड क्लोराइड के साथ लग गया है तो हाइड्रोजन जो है वो नाइट्राइड के साथ लगेगा। इसको बैलेंस करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड पे 2 मोल ऑफ HCl आ जाएगा। आयनिक इक्वेशन कैसे बनाते हो, जो चीज एक्वस होती है उसको फिर आयोनाइज करके लिखते हो, जैसे इसमें लेड 2 पॉजिटिव आइन
2 मोल ऑफ नाइट्रेट आइन, और HCl में से यू विल गेट 2 मोल ऑफ H पॉजिटिव आइन एंड 2 मोल ऑफ क्लोराइड आइन, राइट। PbCl2 जो इंसॉल्युबल चीज होती है उसको तो आप आयनाइज नहीं कर सकते ना, वो तो वैसी रहेगी। नाइट्रिक एसिड में से यू विल गेट H पॉजिटिव आइन एंड नाइट्रेट आइन, इसके साथ भी 2 मोल आएगा, 2 मोल ऑफ H पॉजिटिव आइन एंड 2 मोल ऑफ नाइट्रेट आइन। अब अगर आप स्पेक्टेटर आइंस देखो, इसमें स्पेक्टेटर आइंस आर दोज आइन व्हिच आर सेम ऑन द लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन। तो आयनिक इक्वेशन में हम स्पेक्टेटर आइंस नहीं लिखते, बाकी सारी चीजें लिखेंगे। नाइट्रेट आइन स्पेक्टेटर आइन है, यू विल बी लेफ्ट विद Pb2 पॉजिटिव, 2 मोल ऑफ क्लोराइड आइन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड पे PbCl2। ये आयनिक इक्वेशन है। बिल्कुल एक्वस कंपाउंड को ब्रेक डाउन करके जो सेम है बोथ साइड्स को उनको कट कर देंगे। बाकी कोई चीज ब्रेक डाउन या जिसको हम डिसोसिएट करके लिख रहे हैं, मतलब आयंस अलग अलग करके लिख रहे हैं। बाकी कोई अगर कोई और चीज है तो उसको हम फिर ब्रेक डाउन नहीं करते, फिर एक्वस को करते हैं आयनिक इक्वेशन बनाने के लिए। पहली बात। दूसरी बात, देखो आयनिक इक्वेशन कौन कौन से रिएक्शन की एक्सपेक्ट कर सकते हो भाई। ये है इनसॉल्युबल सॉल्ट की प्रिपरेशन वाला क्वेश्चन। तो मैंने आपको बताया हुआ है कि जब भी पूरे रिएक्शन में अगर सिर्फ एक ही चीज इंसॉल्युबल है ना राइट हैंड साइड पे, तो उसकी बहुत सिंपल है, आपको ये सारा काम करने की जरूरत ही नहीं है। जो इंसॉल्युबल कंपाउंड है उसका फॉर्मूला लिखो राइट हैंड साइड पे, लेफ्ट हैंड साइड पे उसी कंपाउंड में जो आइंस है वो लिख दो। लेड का आइन Pb2 पॉजिटिव और क्लोराइड है Cl नेगेटिव आइन, और उसके साथ 2 लगा दो। अब देखो ये पेपर 2 तो है नहीं कि ये बनाने के लिए आया आपके पास पूरी, तो आपने ऑप्शन देख के ही आपको बड़ी आसानी से पता लग जाएगा। ठीक है, अगर आप ऑप्शन देखो तो इसमें आपको, अगर आपको ये बात याद है कि इसमें PbCl2 बनेगा, और PbCl2 हमें पता है कि इंसॉल्युबल कंपाउंड है, तो राइट हैंड साइड पे सिर्फ PbCl2 होगा और कुछ नहीं होगा। तो ए गलत हो गया, बी गलत हो गया, डी गलत हो गया। सेकंड्स में होना था ये क्वेश्चन तो, राइट। और अगर आपको ये भी याद है कि एक्वस चीज आयनाइज होती है, तो HCl इसने आयनाइज नहीं किया, ए में, बी में भी आयनाइज नहीं किया, सी में भी आयनाइज नहीं किया, ABC ABD ऐसे गलत हो गए। सही है, टाइम नहीं लगाना है इस पे। अब न्यूट्रलाइजेशन की आयनिक इक्वेशन आपने याद रखनी है, H पॉजिटिव आइन OH नेगेटिव आइन वाटर बनाता है। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 5 देख लो बेटा, क्या देखना है। चले आगे। रिपीटेड क्वेश्चन है, क्वेश्चन 8 आ चुका हुआ है पहले भी। वन वॉल्यूम ऑफ गैसियस एलिमेंट X2। वन वॉल्यूम से क्या मतलब है? वन वॉल्यूम का मतलब 1 TN³ नहीं है। ठीक है, देखो जब हम गैसेस के साथ डील करते हैं ना, तो हमें ये पता होता है कि अगर दो गैसेस के, चाहे वो कोई भी दो गैसेस हो, कार्बन डाइऑक्साइड हो, अमोनिया हो, दो डिफरेंट गैसेस अगर हैं, या सेम भी हैं, अगर उनके वॉल्यूम इक्वल है, तो उसका मतलब उनके नंबर ऑफ मोल्स भी इक्वल होता है। इसमें कह रहा है वन वॉल्यूम ऑफ गैसियस एलिमेंट X2, मतलब एक गैस है, डायटोमिक गैस है, उसका फॉर्मूला X2, कंबाइंस विद एन इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसियस हाइड्रोजन। अब गैसियस हाइड्रोजन का फॉर्मूला होगा H2, टू फॉर्म 2 वॉल्यूम्स ऑफ गैसियस हाइड्राइड। अब 2 वॉल्यूम्स का क्या मतलब है? बेसिकली वो वॉल्यूम्स को इन टर्म्स ऑफ मोल बात कर रहा है। वन वॉल्यूम का मतलब 1 मोल, मतलब जितना भी X2 है उतना ही H2 भी है, ये मतलब है कहने का। तो अगर मैं इसकी जगह पे 1 मोल ऑफ X2 और 1 मोल ऑफ H2 ले लूं, तो वो कह रहा है कि जो हमारे पास गैस बन रही है उसके बन रहे हैं 2 वॉल्यूम। 2 वॉल्यूम मतलब 2 मोल बन रहे हैं। तो उसका फॉर्मूला क्या होगा? हाइड्राइड ऑफ एक्स, मतलब वो एक्स का वो एलिमेंट जब हाइड्रोजन के साथ जुड़ेगा तो हाइड्राइड ऑफ एक्स कहलाएगा। तो मैं यहाँ पे ऐसा कौन सा फॉर्मूला लिखूंगी इक्वेशन बैलेंस हो जाए?
क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड पे X2 है तो राइट हैंड साइड पे भी 2 होने चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड पे हाइड्रोजन 2 है तो राइट हैंड साइड पे भी हाइड्रोजन 2 होने चाहिए। तो इसमें से ये सारे फॉर्मूला रख रख के देख लो कि किस चीज से साथ बैलेंस हो रहा है। अगर मैं H2X रखूंगा तो हाइड्रोजन तो 4 हो जाएंगे, तो क्या गलत है, हाइड्रोजन 2 होने चाहिए, राइट। इसी तरह अगर मैं HX रखूंगा गैस का फॉर्मूला, तो इसमें हाइड्रोजन भी 2 आएगा और X भी 2 आएगा, मतलब ये फॉर्मूला है गैस का, बी बनेगा इसका आंसर। अगर मैं सी रखता हूँ HX2 तो इसमें X4 हो जाएंगे, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड पे X2 है, हाइड्रोजन भी 2 है। अगर मैं H2X2 रखता हूँ तो 2 मोल से जब मल्टीप्लाई करोगे तो हाइड्रोजन भी 4 आ रहा होगा और X भी 4 आ रहा होगा, तो भी गलत हो जाएगा। सही है भाई, समझ आई बात। वन वॉल्यूम का मतलब वन मोल। गैसेस के केस में जब वो इक्वल वॉल्यूम या वन वॉल्यूम कहेगा तो आप उसको एज अ मोल कंसिडर करोगे। अगर वो यूनिट लगा देता वॉल्यूम का 1 dm³ या 1 cm³ तो फिर वो एग्जैक्टली वॉल्यूम होता। क्लियर है, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 9। Which reaction would produce the greatest volume of carbon dioxide at room temperature and pressure? ओके, अब आया ना असल पेपर। 1 ग्राम ऑफ कार्बन इन ऑक्सीजन। देखो, कैलकुलेटर साथ होने चाहिए। 1 ग्राम ऑफ कार्बन को जब बर्न करोगे तो कह रहे हैं कि विच रिएक्शन विल प्रोड्यूस द ग्रेटेस्ट वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड के 1 मोल बन रहा है 1 मोल ऑफ कार्बन से। अगर मैं 1 ग्राम कार्बन बर्न करूंगा तो 1 ग्राम ऑफ कार्बन का क्या मतलब है, उसमें कार्बन के मोल्स कितने होंगे, 1 ओवर एटॉमिक मास ऑफ कार्बन जो कि 12 होता है। तो 1:1 का रेशियो है, तो कार्बन डाइऑक्साइड के भी 1/12 मोल बनेंगे। देखो मोल्स निकाल लो, वॉल्यूम निकालने की जरूरत नहीं है। अगर मोल जिस रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड के मोल ज्यादा हैं तो वॉल्यूम भी ज्यादा होगा, क्योंकि आपने मोल्स पे तो मल्टीप्लाई बाय 24 करना है ना, राइट। इसी तरह थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ 10 ग्राम्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। अब इस क्वेश्चन में वी कैन सी 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट से 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन रही है। अब 10 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट के मोल्स कितने होंगे पहले वो निकालो। 10 ग्राम का मतलब 10 into mr ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। अब mr कैल्शियम कार्बोनेट का देखो ऊपर गिवन है 100, बस आपने सिर्फ वैल्यूज कैलकुलेटर में पुट करनी है। क्या आ जाएगा 0.1, तो इसमें 0.1 से 0.1 बनेगा, तो इसमें 0.1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। ऑप्शन सी में सोडियम कार्बोनेट के 1 मोल से 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है। तो 10 ग्राम सोडियम कार्बोनेट से कितनी बनेगी, तो 10 डिवाइडेड बाय mr ऑफ सोडियम कार्बोनेट, देखो वो भी गिवन है 106। तो इसमें 1:1 का रेशियो है, तो ये भी आ जाएगा 10/106। कार्बन डाइऑक्साइड की भी इतने ही मोल्स बनेंगे ना जितने सोडियम कार्बोनेट के आ रहे हैं, क्योंकि सोडियम कार्बोनेट और कार्बन डाइऑक्साइड में 1:1 का रेशियो है। बस ये वैल्यूज मुझे निकाल के बता दो, जिसमें मोल ज्यादा है उनके वॉल्यूम भी कार्बन डाइऑक्साइड के ज्यादा होंगे। ऑप्शन डी में कह रहे हैं सल्फ्यूरिक एसिड विद एन एक्सेस ऑफ कॉपर टू कार्बोनेट। सल्फ्यूरिक एसिड का कंसेंट्रेशन और वॉल्यूम दिया हुआ है, और बेटा ये बात बहुत बात हो चुकी है कि जब भी आपके पास किसी भी एक्वस सोल्यूशन का कंसेंट्रेशन और वॉल्यूम हो तो आसरा नहीं करना, फॉरन मोल्स निकाल देना कंसेंट्रेशन इंटू वॉल्यूम करके। सल्फ्यूरिक एसिड के मोल्स आएंगे 1 into 50/1000, ये आ जाएगा 0.05 मोल। अब सल्फ्यूरिक एसिड के 1 मोल से कार्बन डाइऑक्साइड का भी 1 मोल बन रहा है, तो मोल्स कितने बनेंगे 0.05 मोल्स कार्बन डाइऑक्साइड के, 0.05 से 0.05 ही बनेगा ना, 1:1 का रेशियो है। तो सबसे बड़े ज्यादा मोल्स कार्बन डाइऑक्साइड के किस रिएक्शन में आ रहे हैं, जल्दी से बताओ। ऑप्शन बी में 1/12 की डेसिमल में वैल्यू क्या आ रही है, 0.125 आता है, कितना आता है, नहीं। क्वेश्चन 8 देख लेते हैं, टेंशन नहीं लो। 0.08 आ रहा है।
1/106 की। ऑप्शन सी में डेसिमल में वैल्यू क्या आ रही है? 0.083। सी में पूछ रहा 9.4 एक्सपोनेंट -3। सही है। और डी में 0.005, तो 0.1 सबसे बड़ी आ रही है ना ऑप्शन बी में। हाँ सॉरी, 10/106 होगा। 10/106 से निकाल के बताओ भाई। फिर भी आएगी, फिर 10/106 होगा तो 0.094 आएगा। फिर भी छोटी आ रही है। अच्छा जी, क्वेश्चन 8 में आप लोगों की कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं। क्वेश्चन 8 में क्या आप फंसे हो, दोबारा से पूछो। देखो, उसने कहा था वन वॉल्यूम ऑफ गैसियस एलिमेंट x2, तो मैंने उसको वन वॉल्यूम को 1 मोल कंसिडर किया हुआ है। विद एन इक्वल वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन, मतलब हाइड्रोजन गैस के भी 1 मोल है। तो कह रहे हैं जो हमारे पास हाइड्राइड बना है ना, उसके 2 मोल 2 वॉल्यूम्स बना है। तो इसलिए मैंने उसका 2 फिक्स कर दिया था। मैंने कहा था कि इधर फॉर्मूला क्या रखें ऐसा कि वो इक्वेशन ऑलरेडी बैलेंस्ड बने। अगर मैं डी रखता हूँ ना, H2X2 रखता हूँ, तो देखो लेफ्ट हैंड साइड पे X2 है टोटल, हाइड्रोजन 2 है। राइट हैंड साइड पे अगर मैं H2X2 रखूंगा इसमें, तो क्या होगा? हाइड्रोजन जो होगा 2 मोल, ये रखना ही रखना है मुझे मोल्स के साथ, क्योंकि उसने कह दिया है कि 2 वॉल्यूम बन रहा है। मतलब डबल बन रहा है X2 और H2 के जितना। उनका 1 1 का है, इसका 2 का है, तो मतलब ये डबल है ना। तो हाइड्रोजन जो है वो फिर 4 बनेगा और X भी 4 बनेगा। लेफ्ट हैंड साइड पे तो 2 2 है ये दोनों। सही है। और कोई सवाल है क्वेश्चन 8 पे किसी का? हाउ डू वी नो व्हाट रामीन? H2X2 होगा। H2X2 तो नहीं, नहीं मैं तो ऑप्शन से रख रख के देख रहा हूँ ना। पहले मैंने ए रख के देखा, मैंने डी रख के देखा, सी रख के देखा, ऑप्शन में जो दिया हुआ है वो रख रख के देख रहा हूँ। अगर मैं H2X2 रख देता हूँ, H2X2 सही आंसर नहीं है। अगर मैं रख देता हूँ और 2 देखो ये फिक्स है, क्योंकि उसने कहा है 2 वॉल्यूम ऑफ गैसियस हाइड्राइड बना है, जब 1 वॉल्यूम ऑफ X2 और 1 वॉल्यूम ऑफ H2 बना है। X2 का फॉर्मूला फिक्स है, H2 का फॉर्मूला फिक्स है। तो लेफ्ट हैंड साइड पे X2 है टोटल, हाइड्रोजन भी 2 है। तो राइट हैंड साइड पे भी तो 2 ही 2 होने चाहिए ना, वरना तो रिएक्शन इक्वेशन बनेगी नहीं। अब मैं अगर H2X2 रखता हूँ तो हाइड्रोजन कितने बनेंगे? उससे 4 बनेगा। और X कितना बनेगा? वो भी 4 बनेगा। तो मतलब H2X2 फॉर्मूला नहीं है उसका। फिर मैं HX रख के देख लेता हूँ, उससे सेटिस्फाई हो रहा है। आ गया भाई सबको समझ बात? आगे बढ़े। YES, ये ओ यस लिखा है। ओ, ये लगता कोई फॉर्मूला है, एस कैपिटल था ना। इतना घुस गए केमिस्ट्री में, यस भी एक फॉर्मूला लग रहा है। चलो भाई, क्वेश्चन 10। हाँ, इस पेपर ने पिक पकड़ा है यहाँ से। क्रोम एलम इज द कॉमन नेम फॉर द सॉल्ट विच हैज द फॉर्मूला क्रोमियम है, पोटेशियम है, SO4 है। व्हाट इज द परसेंटेज बाय मास ऑफ क्रोमियम इन द एलम? इजी क्वेश्चन। देखिए, क्रोमियम का एटॉमिक मास देखो, पोटेशियम का, सल्फर का, ऑक्सीजन का। पीरियोडिक टेबल गिवन होगा आपको। क्रोमियम इज 52। परसेंटेज बाय मास ऑफ क्रोमियम निकालना है आपको। 1 × 52 डिवाइडेड बाय इस पूरे का फॉर्मूला मास। 1 × 52, पोटेशियम का इज 39, सल्फर 2 × 32, 2 सल्फर है, और ऑक्सीजन 8 है, तो 8 ×
16 मल्टीप्लाई बाय 100%। जी इस के साथ बेटा पूरा पेपर करेंगे, छोटा सा आंसर ब्रेक लेंगे, थोड़ी देर बाद और पेपर पूरा करेंगे। क्या आंसर बन रहा है? 18.4। ओके, सही है, आगे बढ़े। Question number 11. The equation shows the production of iron by the reduction of iron 3 oxide. 80 tons of iron 3 oxide produces 50 tons of iron. देखो जब टन्स आ जाए ना तो परेशान नहीं होना कि इसको हम ग्राम्स में कैसे कन्वर्ट करें, क्योंकि जो एटॉमिक मासेस या मॉलिक्यूलर मासेस होते हैं वो ग्राम्स में आते हैं। तो आप टन्स को ग्राम्स की तरह ही डील करो, वो ऑटोमेटिकली आपको राइट आंसर दे देगा। अब इसमें कह रहा है 80 टन्स ऑफ आयरन 3 ऑक्साइड प्रोड्यूसेस 50 टन्स ऑफ आयरन। तो देखो आयरन जो प्रैक्टिकली बना है, ये वो वाला इसका मास है जो एक्चुअल मास बना है, या प्रैक्टिकल मास जो है, जो हमने एक्सपेरिमेंट करके वाकई में बनाया है। परसेंटेज यील्ड आप कैसे निकालते हो? परसेंटेज यील्ड का फॉर्मूला होता है एक्चुअल वैल्यू या प्रैक्टिकल वैल्यू डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल वैल्यू। थ्योरेटिकल वैल्यू आप निकालते हो स्टोशियोमेट्री यूज करके, इक्वेशन से निकालते हो ना थ्योरेटिकल वैल्यू। जब आप स्टोशियोमेट्री सॉल्व करते हो उसके लिए आपको केमिकल इक्वेशन गिवन होनी चाहिए, जो कि गिवन है, राइट। अच्छा जी, अब इक्वेशन आपकी क्या है? देखो इस क्वेश्चन को ना हम लोग जरा डायरेक्ट मास टू मास मेथड से करेंगे। वी कैन सी फ्रॉम द इक्वेशन कि 1 मोल ऑफ आयरन 3 ऑक्साइड इज प्रोड्यूसिंग 2 मोल ऑफ आयरन। आयरन ऑक्साइड, आयरन 3 ऑक्साइड और आयरन के साथ डील कर रहे हैं ना, तो इनकी स्टोइचियोमेट्री देखेंगे। अच्छा, अब 1 मोल के किसी भी सब्सटेंस का मास, अगर मैं आपसे कहूं कि इसका मास बताओ, तो किसी भी सब्सटेंस के मोल्स को मास में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करते हो? उसके मोलिकुलर मास से मल्टीप्लाई कर देते हो। तो अगर मुझे 1 मोल को मास में कन्वर्ट करना है तो 1 इंटू एम आर ऑफ Fe2O3 करेंगे ना। तो Fe2O3 का एम आर जरा जल्दी से निकाल के बताओगे कितना आता है? 2 इंटू 56 प्लस 3 इंटू 16। जल्दी से इसका एम आर बता दो आयरन 3 ऑक्साइड का। रिकॉर्डिंग हो जाएगी ग्रुप पे अपलोड। इट इज 160 और आयरन का एटॉमिक मास इज 56। अब यहाँ पे 2 मोल ऑफ आयरन है, एटॉमिक मास 2 इंटू 56 करेंगे। अब देखो 1 मोल ऑफ आयरन 3 ऑक्साइड का जो मास आ रहा है वो 160 आ रहा है। तो इसका मास कितना हो जाएगा? 1 मोल के मास कितना होगा? एमआर के इक्वल ही होगा। लेकिन आयरन जो है वो 2 मोल है, तो 2 मोल का मास 2 इंटू अटोमिक मास ऑफ आयरन होगा विच इज 2 इंटू 56। अब वो कह रहा है कि अगर हमारे पास 80 टन ऑफ आयरन 3 ऑक्साइड है, तो 80 टन ऑफ आयरन 3 ऑक्साइड से हम मैक्सिमम कितना आयरन प्रोड्यूस कर सकते हैं? दैट वुड बी एक्स, जो कि आपका थ्योरेटिकल मास है, जो आप ऑन पेपर स्टोइचियोमेट्री सॉल्व करके निकाल रहे हो। एक्चुअल में कितना बना है? 50 टन। वो तो उसने खुद बनाया और हमें बता दिया, वो तो उसने प्रैक्टिकल करके बताया है। थ्योरेटिकल कितना आ रहा है आप मुझे वो बताओ। थ्योरेटिकल वैल्यू आ रही है x is equals to 2 इंटू 56 इंटू 80 ओवर 160। क्रॉस मल्टीप्लाई करना है सिर्फ। ये कितना आ रहा है शमाई हुजैफा? ये आ रहा है 56। अच्छा, अब इसका जो यूनिट होगा ना, देखो बेटा मैंने यहाँ पे 80 टन था जिसको मैंने कन्वर्ट नहीं करा। अगर मैं इसको ग्राम्स में कन्वर्ट करता तो 1 एक्सपोनेंट 6 से मल्टीप्लाई करता। जरूरत नहीं है आपको कन्वर्जन याद रखने की। आपके पास अगर आपने इसको टन्स में ही रखा है तो एक्स की वैल्यू भी टन्स में ही आएगी फिर। ठीक है।
क्योंकि अगर आप ग्राम्स में कन्वर्ट करोगे तो वहां पे राइट पे ग्राम्स में आएगा, जो जो भी आप रेशियो यूज कर रहे हो वो एग्जैक्टली सेम रहना है। तो यहाँ पे परेशान होने की जरूरत नहीं है, टर्म्स को डायरेक्टली ग्राम के साथ यूज करो, अनलेस की कन्वर्जन उसने खुद दी हुई हो, आपको याद नहीं करनी है। तो 56 टन हमारे पास थ्योरेटिकल वैल्यू है, जो कि मैक्सिमम हम इतना बना सकते थे, लेकिन हम कितना बना सके हैं, ओनली 50 टन। तो परसेंटेज यील्ड कैसे निकालोगे, एक्चुअल वैल्यू जो कि 50 है, थ्योरेटिकल कितनी है 56, मल्टीप्लाई बाय 100%। तो ये कुछ अराउंड 90 के करीब आएगा, 89 आंसर हो जाएगा हमारा। क्लियर है, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 12। इसमें कह रहा है aqueous copper to sulfate is electrolyzed using copper electrodes, which row correctly describes what happens। अब aqueous copper to sulfate में हमारे पास जो आयन्स होंगे वो copper टू पॉजिटिव आयन होगा, H पॉजिटिव आयन होगा, सल्फेट आयन होगा और हाइड्रोक्साइड आयन होगा। अब हमें पता है कि हमारे पास जो इलेक्ट्रोड्स होती हैं, एक कैथोड है और एक एनोड है। अब इसने कॉपर की इलेक्ट्रोड्स दी हैं, जो कैटाइन लिया है वो भी कॉपर का है। तो ये हमारे पास जो केस बन जाएगा, ये एक्टिव इलेक्ट्रोलिसिस का केस बन जाएगा। एक्टिव इलेक्ट्रोलिसिस का केस कैसे आप पहचानते हो, अगर उसने इलेक्ट्रोड ग्रेफाइट या प्लेटिनियम की नहीं ली हुई है तो एक्टिव इलेक्ट्रोलिसिस का केस है। और एक्टिव इलेक्ट्रोलिसिस होने के लिए जरूरी है कि जिस मेटल की आपने एनोड ली हुई है ना, उसी मेटल का अगर मेटल आयन इलेक्ट्रोलाइट में प्रेजेंट है तो वो एक्टिव इलेक्ट्रोलिसिस होगी। और एक्टिव इलेक्ट्रोलिसिस में हमेशा जो आपकी एनोड है वो डिसॉल्व होती है, एनोड का मास डिक्रीज होता है। और जब एनोड का मास डिक्रीज होगा तो अगर उसका ग्राफ गिवन होगा तो वो इस तरह का गिवन होता है, मास ऑफ एनोड जो है वो डिक्रीज होता है लाइक दिस। वाई एक्सिस पे मास है इसमें और एक्स एक्सिस पे टाइम है। इसी तरह अगर हम बात करते हैं कैथोड की, तो कैथोड का मास जो होता है वो इंक्रीज होता है, एनोड का मास होगा डिक्रीज और कैथोड का मास होगा इंक्रीज। और अगर कैथोड का ग्राफ गिवन होगा तो वो इस तरह से गिवन होता है, क्योंकि कैथोड का ऑलरेडी कोई मास होगा ना, तो जीरो से स्टार्ट नहीं होगा उसका मास। ठीक हो गया। अच्छा, कॉपर आयन जो होंगे वो सोल्यूशन से निकल के कैथोड पे, जो कि नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड है, वहां जाके रिड्यूस्ड होते हैं। तो अगर मैं आपसे इक्वेशन पूछूं कैथोड और एनोड की, तो कैथोड पे कॉपर टू पॉजिटिव आयन जाके रिड्यूस्ड होंगे बाय गेनिंग 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। और एनोड की एक्टिव इलेक्ट्रोलिसिस में जो इक्वेशन होती है वो एग्जैक्टली अपोजिट होती है एज दैट ऑफ द इक्वेशन फॉर द कैथोड। एनोड पे कॉपर एटम जो होंगे वो ऑक्सीडाइज होंगे टू फॉर्म कॉपर टू पॉजिटिव आयन। ठीक है। अच्छा, अब देखो, कैथोड से जो कॉपर निकल के, इलेक्ट्रोलाइट से जो कॉपर कैथोड पे जा रहे हैं, तो एनोड से वापस और भी तो कॉपर आयन्स आ रहे हैं। कॉपर आयन जो रिड्यूस हो रहे हैं कैथोड पे, एनोड पे वो कॉपर एटम ऑक्सीडाइज होकर वापस आ रहे हैं। तो जितने कॉपर आयन्स निकलेंगे उतने ही कॉपर आयन वापस इलेक्ट्रोलाइट में भी आ जाएंगे। तो क्या कलर चेंज होगा इलेक्ट्रोलाइट का? एक्टिव इलेक्ट्रोलिसिस में कलर चेंज नहीं होगा इलेक्ट्रोलाइट का। क्यों? क्योंकि जितने आयन इलेक्ट्रोलाइट से निकले हैं उतने ही वापस भी आ गए हैं एनोड से। ठीक है। इनर्ट इलेक्ट्रोलिसिस में कॉपर आयंस निकलता रहता है, एनोड से वापस थोड़ी आता है, एनोड थोड़ी ना डिसॉल्व होती है इनर्ट इलेक्ट्रोलिसिस में। तो जो कलर है सोल्यूशन का, कॉपर आयंस की वजह से जो कलर होता है वो ब्लू होता है, और वो ब्लू ही रहेगा। तो ब्लू कलर रिमेन्स इलेक्ट्रोलाइट का, पहले तो ये बात याद रखना। ठीक है, कलर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट विल रिमेन ब्लू। सेकेंडली, mass of cathode will increase and mass of anode will decrease। तो हमारे पास ऑप्शन सी बन जाएगा। आगे बात समझ।
आगे बढ़े। नमाज ब्रेक ले लेते हैं बेटा, बिल्कुल ले लेते हैं। कितनी देर, 10 मिनट में आ जाओगे वापस? चलो, 10 मिनट का सब ब्रेक लेते हैं। 6:10, हाँ 6:10 तक, 6:10 या 6:15 तक आ जाओ। इजी होके नमाज पढ़ के आ जाओ जल्दी से। Okay, question 15 is physical changes and chemical changes can occur in substance. Which processes describes a chemical change? अच्छा, अब फिजिकल चेंज में जैसे मेल्टिंग आ जाता है, बॉइलिंग आ जाता है, डिसॉल्विंग आ जाता है। केमिकल चेंज में जब कोई डिफरेंट चीज बन रही होती है, एलिमेंट्स या कोई कंपाउंड रिएक्ट करके डिफरेंट कंपाउंड बना रहा होता है, वो केमिकल चेंज है या केमिकल रिएक्शन है। अब इसमें कह रहा है कोवलेंट बॉन्ड्स इन मीथेन मॉलिक्यूल्स आर ब्रोकन। तो जब भी कोई नया कंपाउंड बनता है तो पहले बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं, फिर बॉन्ड्स फॉर्म होते हैं। तो केमिकल बॉन्ड्स अगर कोवलेंट बॉन्ड्स ब्रेक हो रहे हैं, चाहे वो आयनिक बॉन्ड्स हो चाहे कोवलेंट बॉन्ड्स हो या मेटेलिक बॉन्ड्स हो, अगर बॉन्ड्स ब्रेकिंग हो रही है तो हाँ मीथेन मॉलिक्यूल में। अब क्योंकि मीथेन को देखो हम मेल्ट तो नहीं करवा रहे, हाँ आयनिक कंपाउंड में आयनिक बॉन्ड मेल्टिंग में भी ब्रेक होता है, मेटल्स में मेटेलिक बॉन्ड मेल्टिंग में भी ब्रेक होता है। लेकिन मीथेन की जब मेल्टिंग या बॉइलिंग करवाएंगे तो क्योंकि ये सिंपल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है, तो इसमें हमारे पास इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो होंगी वो ब्रेक होंगी। कोवलेंट बॉन्ड्स तो ब्रेक नहीं ना होंगे ड्यूरिंग चेंज ऑफ स्टेट। अगर यहाँ पे कोवलेंट बॉन्ड्स ब्रेक हो रहे हैं तो इट मीन्स कि ये मेल्टिंग या बॉइलिंग की वजह से नहीं हो रहा है, बल्कि केमिकल रिएक्शन की वजह से हो रहा है। बट स्टिल हम थोड़ा सा आगे बढ़ के देखते हैं। इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल्स आर ब्रोकिंग। तो दिस इज चेंज ऑफ स्टेट। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जब ब्रेक करोगे तो आइदर यू विल बी मेल्टिंग द आइस और बॉइलिंग द वाटर। तो ये फिजिकल चेंज है। सिमिलरली, मेरी आवाज स्लो आ रही है? स्लो आ रही है या लैग कर रही है? लिटिल लो। अच्छा जी, आयनिक बॉन्ड्स इन अ सोडियम क्लोराइड लैटिस आर ब्रोकन। अगेन दिस इज अ फिजिकल चेंज क्योंकि ये आपकी मेल्टिंग हो रही है। और डी में मैन्युफैक्चर ऑफ ब्रास फ्रॉम कॉपर एंड जिंक। अब इसमें जब कॉपर और जिंक आपस में कंबाइन करते हो तो मिक्सचर बनता है ना। मिक्सचर इज ऑलवेज अ फिजिकल चेंज, क्योंकि कॉपर और जिंक रिएक्ट थोड़ी ना कर रहे हैं जब ब्रास बना रहे हो। ये सारे जो हैं वो फिजिकल चेंज हैं। ए जो है उसमें बॉन्ड्स मीथेन के, अगर आपने कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स ब्रेक करें तो वो केमिकल रिएक्शन के लिए ही आपने ब्रेक करवाए, क्योंकि अगर आप चेंज ऑफ स्टेट के लिए करवाते तो फिर आप इंटरमोलिकुलर फोर्सेस को ओवरकम कर रहे होते। ठीक है भाई, समझ आ गई यहाँ तक बात? क्वेश्चन 16 में ही सेइंग टू मेथड्स यूज्ड बाय स्टूडेंट्स टू मेजर द रेट ऑफ अ रिएक्शन आर द डिसअपियरिंग क्रॉस मेथड एंड द लॉस ऑफ मास मेथड। अब डिसअपियरिंग क्रॉस मेथड से इसका क्या मतलब है भाई? देखो, अगर फॉर एग्जांपल किसी रिएक्शन में कोई प्रेसिपिटेट बन रहा है या कोई ऐसी चीज बन रही है जिसकी वजह से कलर चेंज हो रहा है या जो विजिबिलिटी थी वो खत्म हो रही है, तो उसकी आपने एटीपी में भी इस तरह के क्वेश्चन देखे हैं कि हम जो है क्या करते हैं, अगर किसी क्लास में ऐसा रिएक्शन कर रहे हैं तो अगर हम इसको किसी एक वाइट टाइल के ऊपर एक क्रॉस लगा के रख देंगे तो जो नीचे क्रॉस है वो दिखना बंद हो जाएगा जब इस पे पीपीटी बनना स्टार्ट होगा या इसका कोई ऐसा ओपेक कलर बन रहा होगा। तो कितनी देर में क्रॉस डिसअपियर हो रहा है या दिखना बंद हो रहा है, उससे भी हम रेट ऑफ अ रिएक्शन निकाल सकते हैं। या लॉस इन मास मेथड तो आपको पता ही है, जब मास चेंज होगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम उससे भी रेट ऑफ अ रिएक्शन निकाल सकते हैं। Question 16 में he is saying for the disappearing cross method, the student measures the time taken for the reaction mixture to go cloudy. For the loss in mass method, the student measures the loss of mass over a known time interval. The rates of two reactions are investigated.
In reaction 1, warm aqueous silver nitrate is added to chlorobutane dissolved in ethanol. अच्छा, अब अगर ये क्लोरोब्यूटेन का क्या मतलब है कि इसमें क्लोरीन है। अब बाकी का रिएक्शन आपको नहीं पता कि क्या हो रहा है, लेकिन इतना सिर्फ आइडेंटिफाई कर लो कि इसमें क्लोरीन है, और सिल्वर नाइट्रेट को आप हमेशा यूज करते हो टू टेस्ट फॉर हैलाइड आयंस। तो क्लोरीन की वजह से सिल्वर नाइट्रेट डाला हुआ है इसमें। Two products are formed. One is an organic compound which is soluble in ethanol, and the other is silver chloride. खुद ही बता दिया इसने। अब सिल्वर क्लोराइड का व्हाइट पीपीटी बनता है, और वो व्हाइट पीपीटी जब बहुत ज्यादा बन जाएगा तो जो क्रॉस है वो डिसअपियर हो जाएगा। रिएक्शन टू में कह रहा है पीसेस ऑफ सॉलिड कैल्शियम कार्बोनेट आर एडेड टू डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो कौन से रिएक्शन के लिए कौन सा मेथड यूज करेंगे वो पूछ रहा है। अब जिसमें पीपीटी बन रहा है उसके लिए हम लोग डिसअपियरिंग क्रॉस मेथड यूज करेंगे भाई, क्योंकि जब व्हाइट पीपीटी कंप्लीटली बन जाएगा तो जो क्रॉस है वो दिखना बंद हो जाएगा ना, क्योंकि पहले सोल्यूशन कलरलेस था। जैसे जैसे व्हाइट पीपीटी बनेगा तो सोल्यूशन क्लाउडी हो जाएगा, उसने खुद कह दिया ना कि क्लाउडी हो रहा है सोल्यूशन। तो इट मींस रिएक्शन वन को हम डिसअपियरिंग क्रॉस मेथड के लिए यूज करेंगे, और रिएक्शन टू में हम लॉस इन मास मेथड यूज कर सकते हैं, क्योंकि जब मेटल कार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी, और जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी तो देयर विल बी अ चेंज इन मास, राइट। तो इस आंसर शुड बी बी। ठीक है भाई, आगे बढ़े। यार हो गया यहाँ तक। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 17। बिल्कुल बेटा, वो टेस्ट फॉर कैटाइंस, टेस्ट फॉर एनाइंस और टेस्ट फॉर गैसेस, वो आपको टेबल याद रखना है। बेटा इसमें देखो, उसने कहा कि हमने दो रिएक्शन करवाए। एक रिएक्शन में जब हमारे पास क्या कहते हैं, एक रिएक्शन में कह रहे हैं रेट ऑफ रिएक्शन हम ऐसे मेजर करेंगे जिससे हमारे पास जो क्रॉस है वो इनविजिबल हो जाएगा या दिखना बंद हो जाएगा। जिसमें पीपीटी बनेंगे उसी में सोल्यूशन क्लाउडी होगा, क्रॉस का दिखना बंद होगा ना। अच्छा एक मिनट दो, मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, आपको समझ आ जाएगा ये। एक मिनट दो, मैं एक चीज दिखाता हूँ। A reaction takes place in which insoluble ये sulfur is देखो, formed, and इसमें the ये appearance रिएक्शन हो रहा changes है from ना, तो colourless दे हैव अ to स्टॉप कोड, opaque और and बिस्तर के cloudy नीचे as a टाइल लगा हुआ है, suspension वहां is पे क्रॉस created लगा and the है। cross तो इसमें vanishes from व्हाइट sight. प्रेसिपिटेट Now बन that रहा है। reaction took 1 minute and is तो reasonably टाइम slow. इज We're going to मेजर्ड repeat the फॉर द experiment क्रॉस at a टू higher डिसअपियर। temperature of 60 दैट्स हाउ यू degrees कैन आल्सो instead. मेजर द रेट We've ऑफ now रिएक्शन। raised the average kinetic energy of the molecules. There'll be more collisions per second, but also more collisions per second with energy exceeding the required activation energy. This will lead to more successful collisions per second and a faster rate of reaction. In fact, the cross disappears राइट। in just 7 seconds this तो time. जिस रिएक्शन So, में प्रेसिपिटेट बनेगा उसी को हम यूज कर सकते हैं ना। अगर फॉर एग्जांपल हम कैल्शियम कार्बोनेट और HCl को रिएक्ट करवा रहे हैं तो उसमें तो कोई ऐसी चीज बनी नहीं रही है कि हमारे पास जो है वो सोल्यूशन ओपेक बन रहा हो। कैल्शियम कार्बोनेट है, वो सॉलिड है। HCl डालोगे उसमें तो कैल्शियम क्लोराइड बनेगा जो सॉल्युबल सॉल्ट है, वाटर बनेगा वो कलरलेस है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो निकल जाएगी। तो रिएक्शन टू का रेट ऑफ रिएक्शन आप कैसे मेजर करोगे भाई? चेंज इन मास मेथड से या चेंज इन वॉल्यूम मेथड से मेजर कर सकते हो, राइट। चेंज इन मास मेथड यूज कर लो या चेंज इन वॉल्यूम मेथड यूज कर लो। ठीक है, अब चेंज इन वॉल्यूम मेथड तो है नहीं हमारे पास, तो हम लॉस ऑफ मास मेथड से यूज कर सकते हैं रिएक्शन टू को। और रिएक्शन वन में प्रेसिपिटेट बन रहा है, उसने कहा हुआ है ना कि वार्म एक्वस सिल्वर नाइट्रेट हमने ऐड किया है, और उसमें क्या हुआ है कि सोल्यूशन क्लाउडी हो रहा है, डिसअपियरिंग, उसने बताया हुआ है। देखो, आपको ये नहीं कहा जा रहा है कि आपने डिसअपियरिंग क्रॉस मेथड पहले से समझना है। उसने एक्सप्लेन किया है कि क्या है डिसअपियरिंग क्रॉस मेथड, फिर उसने आगे आपसे क्वेश्चन पूछा है। अगर उसमें उसने ये नहीं बोला हुआ कि सिल्वर क्लोराइड का व्हाइट पीपीटी होता है, ये इन्फॉर्मेशन आपको खुद याद होनी चाहिए कि उसका व्हाइट पीपीटी होता है। जिसमें पीपीटी बनेगा उसमें क्रॉस डिसअपियर होगा।
तो रिएक्शन 1 को हम डिसिपेटिंग क्रॉस मेथड से कर सकते हैं, रिएक्शन 2 को हम लॉस इन मास मेथड से करेंगे। सही है भाई, क्लियर हो गया, अब आगे बढ़े। ओके, मूविंग ऑन। क्वेश्चन नंबर 17, हाइड्रोजन इज यूज्ड as a reactant in both Haber process and in the addition of alkenes. Which row is correct? कैटलिस्ट हेबर प्रोसेस में आयरन होता है, और प्रोडक्ट ऑफ एडिशन रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन जब करते हैं तो एल्केन बनता है, ये सबको पता है। एल्कीन की हाइड्रोजनेशन करोगे एल्केन बनेगा, मार्जरीन मेकिंग वाला रिएक्शन है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है क्लोरीन रिएक्ट्स विद आयरन 2 पॉजिटिव आयंस, व्हिच स्टेटमेंट अबाउट दिस रिएक्शन इज करेक्ट? देखो बेटा, रिडॉक्स रिएक्शन का क्वेश्चन है, और रिडॉक्स रिएक्शन में आपको ये याद होना चाहिए, ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन state, reduction is gain of electrons and decrease in oxidation number, right? अब क्लोरीन जो है उसका ऑक्सीडेशन नंबर लेफ्ट हैंड साइड पे 0 है, और 0 से वो हो गया -1, तो इट मींस दिस इज एन इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, सॉरी डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। अब डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर अगर हुआ है, तो जिसका ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होता है वो रिड्यूस्ड होता है, तो क्लोरीन जो है वो रिड्यूस्ड हुआ है, और जो चीज रिड्यूस्ड होती है इट एक्ट एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्वेश्चन मैं बाद में पढ़ूंगा, मैं बस अपनी ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहा हूँ पहले। Similarly, Fe2 positive ions oxidation number has changed from 2 positive to 3 positive. This is an increase in oxidation number. Increase in oxidation number means oxidation, and the substance or the species that oxidizes must be acting as a reducing agent. अब आंसर बता दो क्या होना चाहिए, रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बार आया हुआ है। Fe3 positive ions are formed by oxidation. It is correct. ठीक है, जब ऑक्सीडेशन होता है तो ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। Fe2 positive ions has lost electrons, not gained electrons. Chloride ions are formed by the gain of electrons, not loss of electrons. Reduced हो रहना क्लोरीन क्लोराइड आयन बनाने के लिए, and chlorine is reduced, not oxidized. चलें भाई आगे बढ़े। Question 19, which statement is correct? A base will react with ammonium salt to produce a gas that turns them blue litmus paper red. अमोनियम सॉल्ट के साथ बेस या अल्कली रिएक्ट करता है टू प्रोड्यूस अमोनिया गैस, बट अमोनिया गैस इज अ बेसिक गैस विच टर्न्स रेड लिटमस पेपर ब्लू। ब्लू को रेड थोड़ी ना करता है, उल्टा लिख दिया इसने। 19A इज रॉन्ग। एडिंग अ बेस टू एन एसिडिक सोल्यूशन विल इंक्रीज द पीएच ऑफ द सोल्यूशन। बेस जब डालोगे एसिडिक सोल्यूशन में तो वो एसिड को न्यूट्रलाइज करेगा ऑब्वियसली, और जब एसिड न्यूट्रलाइज होगा तो उसका पीएच जो है वो एसिडिक रेंज से न्यूट्रल की तरफ आएगा। तो पीएच की वैल्यू क्या होगी बेटा, पीएच की वैल्यू इंक्रीज होगी। एडिंग अ बेस टू एन एसिडिक सॉल्यूशन विल इंक्रीज द पीएच ऑफ द सॉल्यूशन, राइट? ऑप्शन सी में कह रहा है एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड इज एन अल्कली बट नॉट अ बेस। भाई जितनी भी अल्कलीज होती है वो बेसिस भी होती हैं, ऑल अल्कलीज आर बेसिस, राइट? बेस क्या है, मेटल ऑक्साइड। जितनी भी अल्कलीज होती हैं जो सॉल्युबल बेसिस होती हैं वो अल्कलीज होती हैं, तो अल्कली भी पहले बेस होती है, तो अल्कली को भी आप बेस कह सकते हो, तो सी गलत है। इन a न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन अ बेस डोनेट्स अ प्रोटॉन। बेस प्रोटॉन डोनेट थोड़ी ना करता है, एक्सेप्ट करता है। ठीक है जी, आगे बढ़े, इजी इजी है। क्वेश्चन नंबर 20, information about three oxides Q, R and T are given. Q reacts with sulfuric acid to form a salt. Oxides है देखो, Q reacts with sulfuric acid. अब अगर कोई चीज एसिड के साथ रिएक्ट कर रही है तो वो क्या होगी, बेसिक। बेसिक ऑक्साइड्स क्या होती हैं, मेटल ऑक्साइड। तो क्यू क्या है, मेटल ऑक्साइड या बेसिक ऑक्साइड? क्यू तो मुझे पता चल गया, बेसिक ऑक्साइड है। दो ऑप्शन तो ऐसे ही निकल गए मेरे। आर रिएक्ट्स विद बोथ एसिड एंड अ बेस, तो जो चीज बोथ एसिड एंड बेस के साथ रिएक्ट करती है वो क्या होती है, एम्फोटेरिक। आर जो है वो एम्फोटेरिक है, आंसर मिल गया डी। आगे बढ़े। टी सोडियम हाइड्रोक्साइड अल्कली के साथ रिएक्ट कर रही है तो दैट मस्ट बी एन एसिडिक ऑक्साइड, जो कि नॉन मेटल ऑक्साइड होती है। हाँ भाई आगे बढ़ते जाएं। नाइस, ओके कर दो जल्दी से।
चलो क्वेश्चन नंबर 21. Which definition of a hydrated substance is correct? Hydrated salts क्या होते हैं? Salt with water of crystallization. जैसे हमने दो सॉल्ट्स के फॉर्मूला भी याद किए हुए हैं ना, कॉपर टू सल्फेट का याद किया हुआ है और कोबाल्ट टू क्लोराइड का याद किया हुआ है. दोनों के साथ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन अटैच्ड होता है, रिमेंबर. और ये हमने एज अ टेस्ट फॉर वाटर भी यूज किया हुआ है. याद है या भूल गए हो? हाइड्रेटेड कॉपर टू सल्फेट में वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कितना होता है? 5 मोल्स ऑफ वाटर. और हाइड्रेटेड कोबाल्ट टू क्लोराइड में वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कितना होता है? 6 मोल्स ऑफ वाटर. ये भी याद रखना. चलो क्वेश्चन में पूछ रहा है आपसे, हाइड्रेटेड सब्सटेंस इज अ सॉल्युबल आयनिक कंपाउंड सच एज बेरियम सल्फेट. सॉल्युबल होता है हाइड्रेटेड सॉल्ट, बट बेरियम सल्फेट क्या सॉल्युबल सॉल्ट है? ऑल सल्फेट्स आर soluble except for calcium sulfate, lead two sulfate and barium sulfate. तो ये तो insoluble salt है, गलत लिखी हुई है बात. A hydrated substance is an ionic compound. हाँ, ionic compound होता है, salt ionic compounds होते हैं सारे. That contains no water. अरे water तो है ना, water of crystallization. तो बी भी गलत हो गया. A hydrated substance is one that is chemically combined with hydrogen. हाइड्रोजन कहाँ से आ गया? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है भाई. A hydrated substance is one that is chemically combined with water. आ गया? ठीक है भाई, आगे बढ़े. चलो क्वेश्चन 22. A student has 5 reagents. How many soluble salts can be prepared from these 5 reagents? ये है क्वेश्चन, रिपीटेड है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है. अब आप एसिड दो दिए हुए हैं, 3 दिए हुए हैं एसिड, और कैल्शियम कार्बोनेट है. भाई कैल्शियम कार्बोनेट को, मेटल कार्बोनेट है, एसिड के साथ जब रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड बनता है. तो इससे जो सॉल्ट बनेगा वो बनेगा कैल्शियम क्लोराइड. सॉल्युबल सॉल्ट है, तो एक सॉल्ट तो ये हो गया कैल्शियम क्लोराइड. कैल्शियम कार्बोनेट को ही जरा दूसरे एसिड के साथ रिएक्ट करवाओ, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, तो कैल्शियम सल्फेट बनेगा. अब कैल्शियम सल्फेट एक इनसॉल्युबल सॉल्ट है बिकॉज ऑल सल्फेट्स आर सॉल्युबल एक्सेप्ट फॉर लेड टू सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट एंड बेरियम सल्फेट. तो ये तो इनसॉल्युबल सॉल्ट है, तो इसको तो हम काउंट करेंगे नहीं. फिर तीसरा, आप कैल्शियम कार्बोनेट को HCl नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट कराओ, तो जो सॉल्ट बनेगा वो कैल्शियम नाइट्रेट बनेगा, और ऑल नाइट्रेट आर सॉल्युबल, तो इससे भी एक सॉल्युबल सॉल्ट बनेगा. तो कैल्शियम कार्बोनेट से 2 सॉल्युबल सॉल्ट बन रहे हैं. अब आ जाओ कॉपर टू कार्बोनेट. चलो भाई, कॉपर कार्बोनेट में HCl डालना है, कॉपर कार्बोनेट में सल्फ्यूरिक एसिड के साथ सॉल्ट बनाना है, कॉपर कार्बोनेट से नाइट्रिक एसिड के साथ सॉल्ट बनाना है. तो कॉपर क्लोराइड सॉल्युबल सॉल्ट है, कॉपर सल्फेट सॉल्युबल सॉल्ट है, और कॉपर सॉल्ट कॉपर टू कार्बोनेट से बन रहा है. तो टोटल नंबर ऑफ सॉल्युबल सॉल्ट जो बन रहे हैं वो हमारे बन गए 5. ठीक है भाई. ये सी किसका पूछ रहे हो, पुराने वाले क्वेश्चन का? वन का. A hydrated substance is one that is chemically combined with hydrogen. हाइड्रेटेड सॉल्ट में वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है ना, वाटर होता है, हाइड्रोजन थोड़ी ना होता है. चले आगे बढ़े. 23 का आंसर बताओ. The table shows the number of electrons in an atom of each element W, X, Y, and Z. Which statement is correct? Number of electrons in one atom.
तो W में 9 है, X में 15 है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बना लो, इट विल हेल्प। अब ये एटम दिए हुए हैं ना, आइंस तो नहीं है, तो ये बनेगा 2,7, 2,8,5, 2,8,10, और 9 तो आ नहीं सकते, तो 8,1। जेड की मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं बना सकता। अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं तो फिर प्रोटॉन नंबर देख लो कि कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। ये प्रोटॉन नंबर 19 किसका है? दैट इज फ्लोरीन। सॉरी, 9 है फ्लोरीन का, 15 है, मुझे तो याद है, आप प्रोडक्ट टेबल देखोगे। 15 है पोटेशियम का, और 19 है फॉस्फोरस का। 15 है पोटेशियम का, 19 है। 35, 35 ब्रोमीन का है। यस, ब्रोमीन का है। Which statement is correct? W and Z are in the same group. W फ्लोरीन है, Z ब्रोमीन है। हाँ, ग्रुप 7 7 के हैं दोनों। सही है बात, ए ही सही हो गया। X इज अ मेटल। अब ये मेटल नहीं है, फॉस्फोरस है भाई, नॉन मेटल है। X and Y will form the compound X3Y। अब X and Y जो है वो, X जो है वो ग्रुप 5 का आ रहा है। बैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन आ रहा है, वो फॉस्फोरस है, तो उस पर चार्ज 3 नेगेटिव होगा। Y जो है वो पोटेशियम मेटल आ रहा है, +1 चार्ज होगा, तो इसका जो फॉर्मूला बनेगा वो Y3X बनेगा। Y3X बनेगा, X3Y नहीं बनेगा, तो ये गलत है। डी कह रहे हैं Y इज अ नॉन मेटल। Y पोटेशियम है भाई, मेटल है। आंसर्स नहीं बता रहे हो आप लोग, क्या बात है? या मैं थोड़ा जल्दी करवा देता हूँ सॉल्व। चलो, क्वेश्चन नंबर 24। Some properties of elements in group 7 and the reason for these properties are shown. Which row shows a property and the reason for this property? All element exist as a diatomic molecule। हाँ, ग्रुप 7 में सारे diatomic होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। और क्यों होते हैं? क्योंकि ये कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं, इनके वैलेंस शेल कंप्लीट नहीं होते ना। दे हैव 7 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर वैलेंस शेल, दे नीड वन मोर इलेक्ट्रॉन, दैट्स व्हाई दे शेयर वन इलेक्ट्रॉन टू गेट वन मोर इलेक्ट्रॉन। ईच एटम हैज 7 इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर शेल एंड कैन शेयर अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये बात तो बिल्कुल सही लिखी हुई है। आगे देखते हैं आगे क्या मसला है। द एलिमेंट्स आर क्लासिफाइड एज मेटल। ग्रुप 7 नॉन मेटल होता है भाई। बी गलत। आयोडीन डिस्प्लेसेस ब्रोमीन फ्रॉम एक्वस पोटेशियम ब्रोमाइड। अब ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जब हमने देखा था, तो क्या आयोडीन ब्रोमीन को डिस्प्लेस कर सकता है? नहीं कर सकता, बिकॉज आयोडीन इज अ लेस रिएक्टिव हैलोजन देन ब्रोमीन। और हमें पता कैसे चलेगा आयोडीन लेस रिएक्टिव है? क्योंकि आयोडीन ग्रुप में नीचे होता है। ग्रुप 7 में, जिनको हम हैलोजेंस कहते हैं, डाउन द ग्रुप रिएक्टिविटी डिक्रीज होती है। तो आयोडीन इज लेस रिएक्टिव देन ब्रोमीन, तो आयोडीन कैन नॉट डिस्प्लेस ब्रोमीन, इसलिए इसलिए गलत है। डी कह रहा है द बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस एज द ग्रुप इज डिसेंडेड। ये बात बिल्कुल सही है। बॉइलिंग पॉइंट सॉरी, इंक्रीजेस ना, ये बात बिल्कुल सही है। बॉइलिंग पॉइंट डाउन द ग्रुप 7 इंक्रीज होता है, ठीक है, क्योंकि इंटरमोलिकुलर फोर्सेस स्ट्रॉन्गर होती जाती हैं। सिंपल मोलिकुलर है ना, फ्लोरीन फ्लोरीन, क्लोरीन क्लोरीन, ब्रोमीन ब्रोमीन। तो इंटरमोली जैसे एल्केन्स में हमने देखा था ना, होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्केन्स में डाउन द ग्रुप मोलिकुलर मास इंक्रीज होते हैं, जिसकी वजह से इंटरमोलिकुलर फोर्सेस स्ट्रॉन्गर होती है। लेकिन इसका जो रीजन दिया हुआ है वो दिया हुआ है एज द ग्रुप इज डिसेंडेड इट बिकम्स हार्डर टू ब्रेक द कोवेलेंट बॉन्ड। बेटा, सिंपल मोलिकुलर के चेंज ऑफ स्टेट में आप कभी भी कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक नहीं करते हो। आप क्या ब्रेक करते हो? आप ब्रेक करते हो इंटर मलिक्यूलर फोर्सेस। इसलिए प्रॉपर्टी तो सही लिखी हुई है, लेकिन रीजन ऑफ द प्रॉपर्टी गलत लिखा हुआ है। हम्म, अभी आ रहा है। आगे बढ़े।
अरहम। चलो क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर बताओ, और हम आपको चांस दे रहे हैं इस बार। एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चर रिक्वायर्स अ मेटल दैट हैज अ रिलेटिव लो डेंसिटी। एल्यूमिनियम जो है ना, उसकी लो डेंसिटी होती है और रेजिस्टेंट टू करोजन होता है। ठीक है। विच प्रॉपर्टी अप्लाई टू एल्यूमिनियम, दोनों है, वन एंड टू। चलो ये तो आपको याद रखनी है बात। बिट डायग्राम रिप्रेजेंट्स एन एलॉय। एलॉय डी है। ठीक है। ए जो है वो ग्रेफाइट है। बी जो है वो प्योर मेटल है, नॉट एन एलॉय। और सी जो है वो आपका डायमंड है। डायमंड भी ऐसा होता है और सिलिकॉन भी ऐसा होता है। सिलिका इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें एक ही साइज का एटम है ना, तो मतलब सारे या तो कार्बन है या सिलिकॉन है। 27 में कह रहा है। 25 दिखा दूं? 25 का आंसर देख लो, चलो पढ़ लो एक बार। सी डायमंड भी हो सकता है, सिलिकॉन भी हो सकता है। सिलिकॉन भी ऐसा ही होता है, डायमंड कार्बन का बना हुआ है, सिलिकॉन भी ग्रुप 4 के एलिमेंट का बना हुआ है जो कार्बन के नीचे होता है। 27 में कह रहे हैं a small piece of metal is added to a large beaker of water, a vigorous reaction occurs। ऐसे कौन से मेटल्स हैं जो वाटर के साथ विग्रेसली रिएक्ट करते हैं? ग्रुप 1 के मेटल, बिकॉज दे आर वेरी रिएक्टिव। विग्रेस रिएक्शन उन्हीं का हो रहा होता है ना। या ग्रुप 2 के भी करते हैं, मतलब जो रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर होते हैं वो करते हैं। इफ यू रिकॉल द रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल कल नसीमा वाली, तो इसमें पोटेशियम सोडियम कैल्शियम जो है वो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, बाकी नीचे वाले तो नहीं करते ना, उनको रिएक्ट करवाने के लिए स्टीम के साथ रिएक्शन होता है। When the reaction stops, a few drops of litmus are added to the solution। क्योंकि जब ये मेटल्स वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो दे प्रोड्यूसेस मेटल हाइड्रोक्साइड, अल्कली बनाते हैं। तो जो सोल्यूशन होगा वो जो बनेगा वो क्या होगा? अल्कलाइन सोल्यूशन बनेगा ना। तो अगर आप लिटमस डालोगे तो लिटमस क्या हो जाएगा? ब्लू हो जाएगा। राइट। अच्छा जी। व्हाट इज द मेटल एंड विच कलर इज द सोल्यूशन आफ्टर लिटमस इज एडेड? तो मैग्नीशियम तो स्टीम के साथ रिएक्ट करता है। कैल्शियम के नीचे है ना, कैल्शियम तक कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करता है। पानी बीकर में वाटर है तो वो ऑब्वियसली वाटर ही होगा ना, स्टीम तो नहीं होगा। मैग्नीशियम को हम स्टीम के साथ रिएक्ट कराते हैं, एल्यूमिनियम को स्टीम के साथ, जिंक को स्टीम के साथ। या तो ये मेटल कैल्शियम है और जो कलर ऑफ सोल्यूशन है वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या सॉरी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अल्कली, ये तो ब्लू कलर का होगा लिटमस की वजह से। फिर आगे बढ़े। क्वेश्चन 28, द रस्टिंग ऑफ आयरन कैन बी प्रिवेंटेड बाय कोटिंग द आयरन विद अनदर मटेरियल। ठीक है भाई, या तो सेक्रिफिशियल प्रोटेक्शन कर दो या पेंटिंग कर दो उसकी। विच स्टेटमेंट एक्सप्लेन्स बाय कोटिंग विद जिंक इज मोर इफेक्टिव देन पेंटिंग? इफ द कोटिंग इज डैमेज्ड, जिंक corrodes इंस्टेड ऑफ आयरन। देखो, अगर मैं पेंटिंग करता हूँ तो जब तक पेंट लगा हुआ है तब तक तो वो corrode नहीं करेगा, लेकिन जब पेंटिंग डैमेज होगी, हटेगी, तो वहां से जैसे गाड़ियां भी तो रस्ट करती है ना, क्योंकि पेंट हटता है उनका। ठीक है। अब वो कह रहा है कि रस्टिंग ऑफ आयरन कैन बी प्रिवेंटेड बाय कोटिंग द आयरन विद अनदर मटेरियल। The which statement explains why the coating with zinc is more effective than painting। अगर मैं जिंक से ही कोटिंग कर दूंगा आयरन की, तो जिंक जो है वो सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन तो प्रोवाइड करेगा, अब जिंक साथ साथ आपका सरफेस प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड कर रहा है। समझ आई बात? बाकी ऑप्शन पढ़ो और क्लियर हो जाएगा। आयरन इज अबव जिंक इन द रिएक्टिविटी सीरीज, क्लियरली गलत है। आयरन इज बिलो जिंक इन द रिएक्टिविटी सीरीज। ये है ना रिएक्टिविटी सीरीज, पोटेशियम सोडियम कैल्शियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम जिंक आयरन लेड हाइड्रोजन नॉट रिएक्ट विद एयर और विद वाटर। अच्छा, जिंक वाटर के साथ तो डायरेक्टली रिएक्ट नहीं करता, लेकिन जिंक जो है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है। ठीक है। तो जिंक थोड़ा थोड़ा रिएक्ट करता है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल रिएक्ट नहीं करेगा।
तो जिंक का वाटर और एयर के साथ रिएक्ट ना करना आयरन को बचाने वाला रीजन नहीं है। जिंक फॉर्म्स एन अनरिएक्टिव एलॉय कोटिंग विद आयरन। अनरिएक्टिव एलॉय मतलब वो रिएक्ट ही नहीं करेगा ऐसा नहीं है। जिंक और आयरन में जिंक मिला दोगे तो आयरन की प्रॉपर्टीज चेंज नहीं होती हैं उससे। वो स्टेनलेस स्टील होता है और स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए हम क्रोमियम और निकल डालते हैं, जिसकी वजह से आयरन रस्ट नहीं करता। जिंक से हम स्टेनलेस स्टील नहीं बनाते। सही है। हाँ, अगर आपने जिंक की, मेरे पास एक आयरन की रॉड है और उसके ऊपर आपने जिंक की कोटिंग की हुई है, ठीक है। अब जिंक अपने तौर पे तो ऑक्सीडाइज होगा, वो डायरेक्ट डैमेज ऐसी तो होगी। अगर एक पॉइंट से हमारे पास ये लेयर यहाँ से डैमेज हुई है, अगर यहाँ पे पेंट होता तो क्या होता, आयरन की रस्टिंग स्टार्ट हो जाती। लेकिन क्योंकि ये कोटिंग हमने जिंक मेटल से की हुई है, तो जो आयरन अभी एक्सपोज हुआ है एयर में, अब आयरन रस्ट होने लगेगा, लेकिन जिंक जो है वो उसकी जगह पे ऑक्सीडाइज होकर आयरन को बचा लेगा। तो अगर जिंक से कोटिंग करोगे तो जब कोटिंग डैमेज भी होगी तो फिर भी जिंक बचाता रहेगा। जहां जहां जिंक का आखिरी टुकड़ा भी अगर बचा हुआ है ना, तो वो भी आयरन को रस्टिंग से बचाता रहेगा जब तक कि पूरा का पूरा जिंक हट ना जाए। सरफेस प्रोटेक्शन इज अ डिफरेंट थिंग, ठीक है। सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन इज अ डिफरेंट थिंग। अगर आप सरफेस प्रोटेक्शन के लिए भी जिंक ही कोट कर रहे हो, तो जहां से अगर जिंक हटेगा तो बाकी जगहों पे जो जिंक लगा हुआ है ना, वो आयरन को सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन करके भी बचा रहा होगा, ठीक है। लिटमस का कलर रेड टू ब्लू होगा, नहीं, रेड टू ब्लू नहीं होगा, पहले से वो पानी था ना पीछे वाले क्वेश्चन में। वो रिएक्शन होने के बाद आपने लिटमस डाला है। तो लिटमस का पहले से जो भी कलर है वो हमें नहीं पता, लेकिन अब जो है वो ब्लू हो जाएगा फाइनल कलर। चलो क्वेश्चन 29। मेटल्स पे तो बहुत क्वेश्चन उठा लिए। द लिस्ट शोज द पोजीशन ऑफ मेटल एक्स इन द रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स। Which method could be used to extract the metal X? अब एक्सट्रैक्शन के लिए आपको, अगर किसी, फॉर एग्जांपल कोई मेटल है, कॉपर आयंस है, उसको एक्सट्रैक्ट करवाना है तो आप उसको रिड्यूस करवाओगे ना। आयरन की एक्सट्रैक्शन कैसे करवाई थी? Fe2O3 में आयरन 3 पॉजिटिव आयन था हेमाटाइट ओर में, आपने इसकी रिडक्शन करवाई थी एक्सट्रैक्ट करवाने के लिए। और अगर किसी मेटल आयन को रिड्यूस करवाना है तो उसके लिए आपको मोर रिएक्टिव मेटल लेना पड़ेगा, क्योंकि मोर रिएक्टिव मेटल ऑक्सीडाइज होता है और लेस रिएक्टिव मेटल आयन को रिड्यूस करता है। मोर रिएक्टिव metal oxidizes and less reactive metal ion reduces. Electrolysis of sodium metal oxide। अच्छा, आंसर बताओगे पहले, which method could be used to extract metal X? अब मेटल एक्स, अच्छा हाँ, इसमें आपने ये भी पढ़ा था, जो रिएक्टिविटी सीरीज है उसमें जो मेटल्स हमारे एल्यूमिनियम तक होते हैं उनको एक्सट्रैक्ट करने के लिए आप इलेक्ट्रोलिसिस करते हो, और उसके नीचे जो मेटल्स हैं उनको रिड्यूस एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट यूज करते हैं। अब मेटल एक्स जो है वो आयरन से भी नीचे रिएक्टिविटी सीरीज में, आयरन से भी लेस रिएक्टिव है ना, सोडियम ज्यादा रिएक्टिव है पर एल्यूमिनियम, यहाँ तक हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं। आयरन ऑनवर्ड्स हम लोग रिडक्शन करते हैं विद रिड्यूसिंग एजेंट, राइट। पांच मिनट इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सोडियम मेटल ऑक्साइड। सोडियम की आप इलेक्ट्रोलिस, लेकिन वो तो मेटल एक्स के लिए पूछ रहा है ना। अगर आपने मेटल एक्स को निकालना है तो आप सोडियम सॉलिड मेटल ऑक्साइड की इलेक्ट्रोलिसिस नहीं करोगे, कर तो सकते हैं, हो जाएगा वो रिड्यूस, लेकिन फायदा नहीं है, महंगा पड़ेगा। इसलिए एक्स के लिए हम रिड्यूसिंग एजेंट यूज करेंगे। हीटिंग विद द मेटल ऑक्साइड विद कार्बन, कार्बन हमारे पास रिड्यूसिंग एजेंट है, वन कर सकते हैं लेकिन हम करेंगे नहीं, फायदा नहीं है उसका। हीटिंग द मेटल ऑक्साइड विद कॉपर, कॉपर जो है वो खुद एक मेटल है। अब मेटल एक्स जो है वो रिएक्टिविटी सीरीज में कॉपर से ऊपर है, तो मैं कॉपर से उसको रिड्यूस नहीं करवा सकता। अगर वो एक्स से ज्यादा रिएक्टिव मेटल होता है ना,
अगर आयरन होता तो मैं आयरन से जो है वो मेटल एक्स के आयन को रिड्यूस करवा सकता हूँ, कॉपर से नहीं करवा सकता क्योंकि कॉपर खुद लेस एक्टिव है देन एक्स। इसलिए 3 गलत है। तो आंसर क्या बचा? C2 ओनली। ठीक है, क्वेश्चन 30 कह रहा है विच स्टेटमेंट अबाउट वाटर इज करेक्ट? डिस्टिलेशन इज यूज टू रिमूव इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज। डिस्टिलेशन हम करते हैं जब हमारे पास सॉल्युबल इम्प्योरिटीज होती है। इनसॉल्युबल के लिए तो फिल्ट्रेशन करेंगे ना। वाटर कंटेनिंग इम्प्योरिटीज टर्न्स एनहाइड्रस कॉपर टू सल्फेट ब्लू। भाई अगर वाटर है तो एनहाइड्रस कॉपर टू सल्फेट में जब भी पानी आएगा तो वो ब्लू कलर का हो जाएगा, व्हाइट से ब्लू हो जाएगा। सही है, तो ये बात सही लिखी हुई है। सी कह रहा है वाटर कंटेनिंग इम्प्योरिटीज टर्न्स कोबाल्ट टू क्लोराइड पेपर ब्लू। वो ब्लू नहीं करता, उसको पिंक करता है, इसलिए सी गलत है। डी कह रहा है वाटर कंटेनिंग इम्प्योरिटीज बॉयल एट 100 डिग्री सेल्सियस। अगर वाटर में इम्प्योरिटी होती है तो इम्प्योरिटी इंक्रीजेस द बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट प्योर वाटर का 100 डिग्री सेल्सियस होता है, तो 100 से ज्यादा होना चाहिए, इसलिए डी गलत है। क्लियर है? अच्छा बच्चों, मुझे ना 5 मिनट चाहिए होंगे, इतने आप जरा आगे वाले क्वेश्चंस को गो थ्रू करो। क्वेश्चन 31 से 33 तक आंसर जरा चेक करो क्या होने चाहिए। आई बी बैक इन अराउंड 5 मिनट्स। Question 34. In the fractional distillation of petroleum, different fractions are obtained at the top and bottom of the fractionating column. Which properties does the fraction obtained at the top of the fractionating column have compared with the fraction obtained at the bottom? देखो, टॉप ऑफ फ्रैक्शनेटिंग कॉलम से जो फ्रैक्शंस निकलते हैं उनके एक तो आपको यूजेस भी याद रखना है और इनकी प्रॉपर्टीज डाउन द फ्रैक्शनेटिंग कॉलम या अप द फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। जो फ्रैक्शन टॉप पे निकलते हैं वो लाइटर होते हैं, जो फ्रैक्शंस बॉटम पे निकलते हैं वो हैवियर होते हैं। तो टॉप वाले जिसने पूछा हुआ है विच प्रॉपर्टीज डज द फ्रैक्शंस obtained at the top of the fractionating column have compared with the bottom। तो जो टॉप पे फ्रैक्शन निकलते हैं उनकी लो विस्कोसिटी होती है, उनका लो बॉइलिंग पॉइंट होता है, उनकी लो हाई वॉलेटिलिटी होती है, इजली इवेपोरेट कर जाता है। वॉलेटिलिटी इज देयर एबिलिटी टू इवेपोरेट, और उनकी शॉर्टर चेन लेंथ होती है। सही है भाई, शॉर्टर चेन लेंथ होती है, लो बॉइलिंग पॉइंट होता है, ये दोनों सही लिखी हुई है। लो विस्कोसिटी होती है, इजी फ्लो करते हैं वो, और हाई वॉलेटिलिटी होती है। तो 2 और 4 सही लिखे हुए टॉप वाले फ्रैक्शंस के लिए। ठीक है भाई, आगे बढ़े। अच्छा, इन फ्रैक्शंस का ऑर्डर, इनकी प्रॉपर्टीज और इनके एक एक यूजेस सब याद रखना। जो मैंने लिखवाए ना वो सब याद रखना है आपने। Chlorine atom can replace a hydrogen atom in a molecule of butane to form chlorobutane. How many different structural isomers of chlorobutane can be formed? Okay. अब वो कह रहा है क्लोरोब्यूटेन बनाना है। अच्छा क्वेश्चन है। A chlorine atom can replace a hydrogen atom, मतलब a chlorine atom, वन क्लोरीन एटम की बात कर रहा है, कैन रिप्लेस a हाइड्रोजन एटम, वन हाइड्रोजन एटम। तो हमारे पास ये जो फॉर्मूला दिया हुआ है ये ब्यूटेन का दिया हुआ है, 4 कार्बन एटम वाला। अगर मैं फर्स्ट कार्बन पे क्लोरीन लगा देता हूँ तो ये एक आइसोमर बनेगा। इसी तरह अगर मैं सेकंड कार्बन पे क्लोरीन लगाऊं हाइड्रोजन हटा के तो ये एक आइसोमर बनेगा। राइट, इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी है? अगर आप कहो कि थर्ड कार्बन पे हाइड्रोजन हटा के क्लोरीन लगा दें तो क्या एक डिफरेंट आइसोमर बन जाएगा? नहीं, क्योंकि अगर आप थर्ड कार्बन पे
क्लोरीन लगाओगे तो वो बेसिकली जो हमने सेकंड वाला बनाया है उसको फ्लिप करोगे तो वो थर्ड वाला है, तो इसको मैं अलग नहीं सेकंड वाला ही काउंट करूंगा। और अगर आप लास्ट कार्बन पे हाइड्रोजन हटा के क्लोरीन लगाओगे तो अगेन वो तो फर्स्ट वाला ही है ना, फर्स्ट वाले को फ्लिप करोगे तो ये बनेगा। ठीक हो गया। तो कितने बन सकते हैं टोटल? दो बन सकते हैं बस। ये हो जाएगा इसका आंसर। आगे बढ़े। अच्छा जी, क्वेश्चन 36, टू स्टेटमेंट्स आर शोन व्हेन इथेनॉल इज मेड फ्रॉम ग्लूकोज by fermentation each glucose molecule produces three molecules of ethanol। इसके लिए इक्वेशन याद रखनी पड़ेगी बेटा आपको। वैसे ये बात गलत है। इथेनॉल को जब आप फर्मेंटेशन करते हो तो ईच ग्लूकोज मॉलिक्यूल प्रोड्यूसेस 3 मोल्स ऑफ इथेनॉल, ये सही नहीं है। वन वन मॉलिक्यूल बनेगा क्योंकि 1 मोल बनता है। इक्वेशन क्या है फर्मेंटेशन की? C2H5OH, उसमें ईच डालोगे तो इथेनॉल, सॉरी ग्लूकोज लिखेंगे पहले लेफ्ट हैंड साइड पे, C6H12O6, तो ये C2H5OH बनेगा और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। तो इसको बैलेंस करने के लिए 2 मोल्स बनते हैं, 2 मोल ऑफ इथेनॉल और 2 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड लगाते हैं। होगी बैलेंस। ऑक्सीजन कितने हो गए राइट हैंड साइड पे? 4 5 6, हाइड्रोजन 12 और कार्बन 6, तो 2 मोल्स बनेंगे। इक्वेशन याद कर लो या ये बात याद कर लो, इक्वेशन पता होनी चाहिए। इक्वेशन बनाओगे रट्टा नहीं लगा के जाना, इक्वेशन बनाओ। तो 3 नहीं बनेंगे, 2 बनेंगे, यहाँ पे 2 होना चाहिए था, इसलिए ये सी और डी सही होगा। स्टेटमेंट 1 जो है वो गलत लिखी हुई है ना, सी और डी में गलत शो की हुई है, फॉल्स। When ethanoic acid is made from ethanol, the ethanol act as an oxidizing agent। नहीं, इथेनॉल एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट थोड़ी रिएक्ट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो हम अलग से डालते हैं ना, इथेनॉल को ऑक्सीडाइज करवाते हैं इथेनोइक एसिड बनाने के लिए, तो ये भी फॉल्स है। डी बन गया, दोनों फॉल्स हैं स्टेटमेंट। क्लियर है? आगे बढ़े। पॉलीमर एक्स इज एन एडिशन पॉलीमर। एडिशन पॉलीमर है तो अल्कीन से बनेगा, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगा मोनोमर में। द मोनोमर यूज टू मेक एक्स इज ब्यूटबनीन, बता दिया इसने। पॉलीमर वाई इज अ कंडेंसेशन पॉलीमर। द मोनोमर यूज टू मेक वाई आर, ये डायोल है क्योंकि इसमें दोनों साइड पे देखो अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप है। और दूसरा डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो डायोल और डाई कार्बोक्सिलिक एसिड से जो एस्टर बनता है वो, और उससे जो पॉलीमर बनता है उसमें पॉलीएस्टर बनता है। तो जो पॉलीमर बाय है वो पॉलीएस्टर है, बाय इज पॉलीएस्टर, पॉलीअमाइड नहीं है, तो हमारा ए और सी गलत हो जाएगा। अच्छा, रिपीट यूनिट ऑफ एक्स, हाँ ये फंसाता है यहाँ पे देखो। ब्यूट बनीन का क्या मतलब है? फर्स्ट और सेकंड कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा ना, तो ब्यूट बनीन का ये मतलब है। अच्छा, और हमें ये पता है कि जब हम एल्कीन मॉलिक्यूल से पॉलीमर बनाते हैं तो डबल बॉन्डेड कार्बन के राइट और लेफ्ट पे कुछ नहीं लिखते। अब इसमें डबल बॉन्डेड कार्बन के राइट पे ही CH2CH3 लिखा हुआ है, तो इसको नीचे करके लिखो, या तो इसको CH2CH3 ऐसे करके लिखो, या फिर इसको आप ऐसे भी करके लिख सकते हो, डिपेंड करता है इसमें क्वेश्चन में किस तरह से लिखा हुआ है। अदरवाइज हम उसको C2H5 भी करके लिख सकते हैं ना। अब जब आप इससे वो बनाओगे, इस मोनोमर से पॉलीमर बनाओगे तो कंटिन्यूटी, डबल बॉन्ड खत्म होगा और कंटिन्यूटी बॉन्ड आ जाएंगे।
जो डबल बॉन्ड है वो हम खत्म कर देंगे, डबल बॉन्ड में से मतलब एक बॉन्ड खत्म कर देंगे और लेफ्ट और राइट वाले कार्बन पे कंटिन्यूटी बॉन्ड आ जाएगा। तो इसका इन्होंने जो पॉलीमर का फॉर्मूला लिखा हुआ है, देखो बी में जो है वो उसने CH लिखा हुआ है। अब ये ब्रैकेट CH3 का मतलब ये है कि जो CH3 है ना वो ब्रांच में, हमारा पहले जो कार्बन है उस पे दो हाइड्रोजन लगे हुए हैं, वो इस पे एक हाइड्रोजन लगा के एक CH3 लगा दिया उसने, CH3 मतलब इस तरह से, और हाइड्रोजन मैं नीचे करके बना देता हूँ। फिर उसके बाद उससे दूसरा जो कार्बन है उसके साथ भी एक हाइड्रोजन है और एक CH3 है। हमारा मोनोमर ये तो नहीं था, ये वाला मोनोमर तो ब्यूटूइन से बनेगा। ठीक है, अगर मैं ये वाला पॉलीमर बना रहा हूँ तो ये ब्यूटूइन से ऐसा पॉलीमर बनेगा। हमारा वाला जो है ना, जो हमें इसने बताया हुआ है ब्यूट वन इन से बेटा इस तरह से बनेगा, पहले कार्बन पे दो हाइड्रोजन, फिर दूसरे कार्बन पे एक हाइड्रोजन और नीचे C2H5। ठीक है भाई। अच्छा क्वेश्चन था, मुश्किल क्वेश्चन था ये, शुरू में जो इसने पेपर में क्वेश्चन दिए थे वो तो बड़े आसान आसान थे। क्वेश्चन 36 दोबारा बता दो। 36 में देखो उसने पहले कहा था कि इथेनॉल इज मेड फ्रॉम ग्लूकोज बाय फर्मेंटेशन, ये बात तो सही है, लेकिन वो कह रहा है कि ईच ग्लूकोज मॉलिक्यूल प्रोड्यूसेस 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ इथेनॉल। अब हम इन टर्म्स ऑफ मोल बात करें तो जितने मोलर रेशियो होगा वही मॉलिक्यूल रेशियो भी होगा। तो ग्लूकोज के 1 मॉलिक्यूल से 2 मॉलिक्यूल ऑफ इथेनॉल बनता है ना। फर्मेंटेशन की इक्वेशन बेटा याद करनी है आपको, बैलेंस इक्वेशन याद करो, मैंने तो बना ली, वैसे आपको भी बनानी आनी चाहिए। ये बात गलत लिखी हुई है ना इसमें, इसलिए फॉल्स हो गई। और स्टेटमेंट 2 में कह रहा है व्हेन इथेनोइक एसिड इज मेड फ्रॉम इथेनॉल द इथेनॉल एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। भाई इथेनॉल को तो ऑक्सीडाइज करवाते हैं ना बाय ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, पोटेशियम डाइक्रोमेट यूज करके या KMnO4 यूज करके। तो इथेनॉल थोड़ी ना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, वो तो ऑक्सीडाइज हो रहा होता है। तो ये वाली स्टेटमेंट भी फॉल्स है, तो दोनों फॉल्स है। भाई अब्दुल्ला। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 38 में कह रहे हैं विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, आंसर बता दो। A filtrate is the substance that remains on a filter paper. The substance that remains on a filter paper is known as residue, and filtrate is the solution that passes through the filter paper. तो ये गलत है। A saturated solution has a maximum amount of solvent dissolved in the solute. उल्टा कह दिया। A saturated solution वो होता है जिसमें you cannot dissolve any more solute. It is the maximum amount of solute dissolved in the solvent, इसलिए भी गलत है। सी कह रहा है सोल्यूशन इज अ कंपाउंड प्रोड्यूस्ड व्हेन अ सोल्यूशन मिक्सचर होता है। भाई कंपाउंड नहीं होता, डिसॉल्विंग हो रही होती है ना उसमें। अ सोल्यूशन इज अ कंपाउंड प्रोड्यूस्ड व्हेन अ सॉलिड रिएक्ट विद सॉल्वेंट, वो रिएक्ट थोड़ी ना करता है सॉल्यूट और सॉल्वेंट, वो तो डिसॉल्व होता है, फिजिकल मिक्सिंग है, इसलिए सी गलत। डी कह रहा है सब्सटेंस दैट रिमेन्स इन द हीटेड फ्लास्क आफ्टर डिस्टिलेशन इज कॉल्ड अ रेजिड्यू। नहीं, देखो डिस्टिलेशन में जो चीज इवेपोरेट या बॉयल होके निकलती है उसको हम डिस्टिलेट कहते हैं, और जो चीज हमारे पास डिस्टिलेशन फ्लास्क में रह जाती है उसको हम रेजिड्यू कहते हैं। अच्छा सही है, इसमें कह रहेगा सब्सटेंस दैट रिमेन्स इन द हीटेड फ्लास्क, जो फ्लास्क में रह जाएगा वो रेजिड्यू होगा, और जो निकल के कंडेंस बनता है उसको हम फिर कंडेंसेट कहते हैं या डिस्टिलेट कहते हैं। ठीक है, जो कंडेंसर से पास होके निकलता है। डी सही है इसका। अब्दुल्ला बाकी के दो क्वेश्चन कर लें फिर दोबारा चलेंगे 36 37 पे। ठीक है, काफी मगरिब का भी टाइम हो रहा है, पहले मैं खत्म कर दूं बस क्लास जल्दी। The diagram shows a chromatogram which spot has an RF value of 0.75। ये स्केल से करना पड़ेगा, वैसे तो डायरेक्टली देख के भी समझ आ रहा है। आरएफ वैल्यू क्या होगा, जो सॉल्वेंट फ्रंट का डिस्टेंस है वो 9 है। आरएफ वैल्यू कैसे निकालते हैं, डिस्टेंस ऑफ अ कंपोनेंट या ऑफ अ सॉल्यूट, जो भी जिसका भी आरएफ निकालो, डिवाइडेड बाय डिस्टेंस ऑफ सॉल्वेंट
फ्रंट। ठीक है, तो ए का डिस्टेंस आपको वो 2.5 दिया हुआ है। बी का निकालोगे तो वो 3/9 है। सी का निकालोगे तो वो 7/9 होगा। और डी जो है वो अराउंड, बल्कि स्केल की भी जरूरत नहीं है। इसमें से देख लो 0.75 किसकी आ। डन हो गए, ये आगे बढ़े। किसका आ रहा है 0.75? सी का आ रहा होगा। क्वेश्चन 40 में ही सेइंग द रिजल्ट ऑफ द सम टेस्ट ऑन अ polluted river water आर shown. Which metal ion must be present in water? सोडियम हाइड्रोक्साइड डाला वाटर में, तो व्हाइट पीपीटी बन रहा है। व्हाइट पीपीटी एल्यूमिनियम आयन के साथ भी बनता है, ये याद करना है बेटा टेबल। जिंक आयन के साथ भी बनता है, कैल्शियम आयन के साथ भी बनता है। ठीक है। अब पीपीटी डिसॉल्व टू गिव अ कलरलेस सोल्यूशन, तो एल्यूमिनियम आयन और जिंक आयन दोनों डिसॉल्व हो जाते हैं टू गिव अ कलरलेस सोल्यूशन। तो मतलब एल्यूमिनियम भी हो सकता है, जिंक भी हो सकता है। एक्वस अमोनिया डालने पे व्हाइट पीपीटी एल्यूमिनियम आयन और जिंक आयन के साथ बनता है, और नो फर्दर चेंज, मतलब पीपीटी डिसॉल्व नहीं हो रहा। तो एल्यूमिनियम आयन का जो व्हाइट पीपीटी होता है वो एक्वस अमोनिया में डिसॉल्व नहीं होता है। अगेन टेस्ट फॉर आयंस का टेबल याद रखना है आपको इसके लिए, उसके बगैर ये क्वेश्चन नहीं हो सकता। ठीक है भाई, चलो जा सकते हो आप लोग। 37 जिनको दोबारा समझना है वो जरा रुक जाए। देखो 37 में ना, उसने कहा हुआ है कि ब्यूट वन इन से एडिशन पॉलीमर बना है। जब आप ब्यूट वन इन से एडिशन पॉलीमर बनाओगे तो ब्यूट वन इन का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा ना। ये जो CH2 CH3 है, अब जब भी आप एडिशन पॉलीमर बनाते हो तो डबल बॉन्डेड कार्बन एटम के लेफ्ट और राइट पे कुछ नहीं लिखते हो, ऊपर नीचे करके लिखते हो। जब आप इससे पॉलीमर बनाओगे, तो देखो पॉलीमर बना, एडिशन पॉलीमर बनाने के लिए आप डबल बॉन्डेड कार्बन एटम में से एक बॉन्ड खत्म करते हो और कंटिन्यूटी बॉन्ड बनाते हो। जब अगर मैं इसको स्ट्रक्चर फॉर्मूला की फॉर्म में लिखना चाहूँ तो कैसा होगा? जो फर्स्ट कार्बन है उस पर दो हाइड्रोजन है, सेकंड जो कार्बन होगा उस पे एक हाइड्रोजन होगा, और फिर आगे एक C2H5 है। ठीक है, तो स्ट्रक्चर फॉर्मूला बना CH2CH C2H5, और फिर आगे बेसिकली जो कंटिन्यूटी बॉन्ड है ना वो इस कार्बन का है। क्लियर है? 39 अब्दुल्ला आ गया समझ? 39 रामीन। बेटा रामीन, इसका RF वैल्यूज निकालनी थी चारों कंपोनेंट्स की। RF वैल्यू कैसे निकालते हो? ए का डिस्टेंस फ्रॉम द बेस लाइन, बेस लाइन 1 दिया हुआ है। अब ये 1 से लेके 2.5 तक जा रहा है, मैंने 1 ही ले लिया। आप बेसिकली 1 नहीं लेना आपको, 1 से 2.5 तक का जो डिस्टेंस है वो 1.5 आएगा। इससे भी निकाल दोगे तो वो बन जाएगा आंसर। ये आ गया आपका 2.5। फिर ये आ जाएगा 3 है तो ये 2 हो जाएगा। C1 एक कम कर दो बस। देखो 37 के बी और डी में फर्क ये है कि अगर मैं बी से बनाऊंगा ना पॉलीमर, वो ब्यूटीन से बना हुआ है।
आपका स्ट्रक्चर फॉर्मूला देखो अलग दिया हुआ है ना उसमें, पॉलीमर का CH फिर CH3 दिया हुआ है भाई, पहले कार्बन पे तो दो हाइड्रोजन है, उसने एक हाइड्रोजन लिया हुआ है और फिर CH3 लगा दिया उसी कार्बन पे। वो इस तरह का बनता है एडिशन पॉलीमर, लेकिन वो ब्यूटुइन से बनता है। ठीक है अब्दुल्ला, थोड़ा सा रिवाइज कर लो, पेपर 2 वाला काम निकाल के याद आ जाएगा आपको। हमने ऑर्गेनिक के जो हैंडआउट है उसमें ब्यूटनीन से भी बनाया हुआ है, ब्यूटुइन से भी बनाया हुआ है। चलो जा सकते हो अभी, अल्लाह हाफिज।